सो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि हुमायूं मतलब कि ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर, ही लॉस्ट द मुगल एम्पायर एंड अगेन उसने रीइंट्रोड्यूस कर लिया अपना सारा एम्पायर को। तो उसके बट ये जब वो सेकंड फेज में आता है 55 में दोबारा से आता है, 1555 में हुमायूं दोबारा से आता है। हुमायूं के साथ कौन आता है? बैरम खान, उसका मिलिट्री जनरल है इस टाइम पे। ये बैरम खान बाबर के टाइम पे मुगल फोर्स में आ चुका होता है। तो ये बैरम खान एंड हुमायूं जो है बेसिकली वो हिंदुस्तान में अपना दोबारा मुगल एम्पायर को सेटल डाउन करते हैं। और जो सारी लड़ाइयां लड़ते हैं, ये बैटल ऑफ सरहंद लड़ते हैं, बैटल ऑफ माछीवाड़ा लड़ते हैं, सूरी एम्पायर को हराते हैं, तो ये सारी किसके नाम पे लड़ते हैं? अकबर के नाम पे। अब अकबर आपने फोटो में ऐसे दिखता है, वो अनारकली सलीम वाले में हम देखते हैं उसमें ऐसा दिखता है, और अब लेटेस्ट जो जोधा अकबर में है ऐसा दिख रहा है। तो अब जो है हुमायूं सारी बैटल्स अकबर के नाम पे इसलिए लड़ रहा है बिकॉज उसको पता है कि अब उसकी एज हो गई है और अब उसके सक्सेसर बेसिकली मुगल एम्पायर जो है वो बाहर से फॉरेनर्स है अभी तो इस टाइम पे। अब लोगों को कौन यूज टू हो गया? सूर एम्पायर या दिल्ली सल्तनत या बेसिकली अगर हम कहें अफगान्स के साथ अब बढ़िया इंडियंस की बनने लग गई। तो राजपूत भी कहते हैं चलो ठीक है अफगानी चल रहे हैं और रूलर्स हमारे ठीक है, बट अब मंगोल्स कौन है? मुगल्स कौन है? मंगोल्स है बेसिकली, जो टर्किक ट्राइब से भी ऊपर से इन्वेड हुए हैं इंडिया में, बिकॉज वहां पे उनका एम्पायर खत्म हो गया और वो इंडिया में सेटल डाउन हो गए बाबर के टाइम से। सो अब हम पढ़ेंगे अकबर द ग्रेट की बात। अब जब भी हमने इसको पढ़ना है अकबर को, तो अकबर द ग्रेट क्यों है? जैसे अशोक के टाइम पे हमने पढ़ा द ग्रेट क्यों है अशोक, तो सेम वे उसी दिमाग में रख के कि इसकी पॉलिसीज में ऐसी क्या खास बात है कि बाबर नहीं कर पाए, हुमायूं नहीं कर पाए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब क्यों नहीं कर पाए, या लेटर मुगल्स की बात भी अगर हम करें तो वो क्यों नहीं कर पाए। अब एक बार बैकग्राउंड पढ़ लो कि भाई हुमायूं आता है, तो हुमायूं दोबारा से 55 वाली जो हम कर रहे हैं 1555 टू 56 जनवरी में इसकी डेथ हो जाती है हुमायूं को। तो शेरशाह सूरी के बाद जो सूरी एम्पायर में रूलर आता है, इस्लाम शाह सूरी की डेथ के बाद सिकंदर शाह सूरी बेसिकली वो अपने क्लेम करते हैं कि आई विल सिट ऑन द थ्रोन। कारण ये है अफगान नोबिलिटी है सारी है, और अफगान नोबिलिटी में क्या है कि राजा जो है ही इज वन अमंग्स द इक्वल्स अमंग्स द नोबल्स, कि सारे नोबल्स इकट्ठे हैं, तो उनमें से एक बराबर का ये कि किंग कोई ये नहीं है कि कोई सुपर पावर है। तो हर एक नोबल कहता है कि नहीं आई एम अ कैपेबल रूलर, मैं जो नया राजा बनूंगा मैं बनूंगा। तो अभी सीन में आता है सिकंदर शाह सूरी। अब सिकंदर सूरी से लड़ता कौन है? हुमायूं एंड बैरम खान। तो इसमें दो लड़ाइयां होती है, बैटल ऑफ माछीवाड़ जिसमें पहले सिकंदर सूरी की जो फोर्सेस हैं उसको हुमायूं हरा देता है, उसके बाद जो फाइनली होती है बैटल ऑफ सरहंद, बैटल ऑफ सरहंद, इसमें उसको फाइनली हरा के ही कॉन्कर्स दिल्ली एंड आगरा एंड रीइस्टैब्लिशेस द मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो अब ये बैकग्राउंड आ गया, हुमायूं वापस आ गया, लड़ाई लड़ी और रीइस्टैब्लिश कर दिया अपना मुगल एम्पायर। अब हम बात करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, ठीक है। अब जलालुद्दीन इससे पहले गवर्नर कहां का था? गजना का। गजना में कौन था? अस्कारी। अस्कारी कौन था? हुमायूं का भाई, जिसने उसकी हेल्प नहीं करी थी, तो वो वहां जाके बैठ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ? अस्कारी को भगाने के बाद उसने वहां का गवर्नर हुमायूं ने किसको लगा दिया? अकबर को। इस टाइम पर हुमायूं वापस आ रहा है, लड़ रहा है, अभी 55 में वापस आएगा। तो 55 से पहले कहां पर है हुमायूं? पर्शिया में। पर्शिया में चले जाता ना वो हेल्प लेने। तो उसके बाद जो सारी लड़ाइयां लड़ी, माछीवाड़, सरहंद, और रीइस्टेब्लिश कर लिया अपनी जो मुगल एम्पायर है इंडिया में। उसके बाद क्या हुआ? उसे बना देते गवर्नर ऑफ पंजाब। अब इन द मीन टाइम क्या हुआ? साथ में उसकी डेथ हो जाती है एंड हेंस जो अकबर की कोरोनेशन होती है, ताजपोशी हो जाती है, वो हो जाती है एट द एज ऑफ 13 इन 1556 एट गुरदासपुर। कारण क्योंकि गवर्नर ऑफ पंजाब है। अब गुरदासपुर में कौन सी जगह एग्जैक्टली नहीं, जैसे अगर मैं बात करूं कि लुधियाना एज ए डिस्ट्रिक्ट हम देखें तो उसमें खन्ना भी आ जाता है, जगरांव भी आ जाता है, तो ऐसे गुरदासपुर एक डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें
तो एग्जैक्टली कौन सी तहसील में आ जाता है ये? ढूंढो, ढूंढ के लाओगे कि बता दो? ये है कलानौर। कलानौर में एग्जैक्टली ये जगह है, फोटो भी है। तो यहां पे रॉयल कॉरोनेशन होती है अकबर की। अब अकबर आया, 13 साल का लड़का, क्या होगा? रिवोल्ट्स, रिबेलियन, सबको लगा कि नहीं निकालो इसको, नए लड़के को। और अफगानी जो है अभी भी एक्टिव है, किसके अंडर? सूरी एम्पायर जो है वो नोबिलिटी में है। अब सूरी एम्पायर को कौन लीड कर रहा है? हेमचंद्र हेमू, इसका छोटा नाम क्या है? हेमू। अब ये एक बड़ा चैलेंज है, जो बेसिकली जो है, जो अपना क्लेम कहता है कि नहीं, जो थ्रोन पे असली क्लेम है वो मेरा है, क्योंकि हुमायूं को तो हमने भगा ही दिया। अब अकबर की होगी ताजपोशी। अब इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है? फ्यूडलिज्म, ये वाला ग्राफ पता? वैदिक, गुप्ता के बाद से फिर खत्म होना शुरू हुआ। ये इल्तुतमिश ने इक्तेदारी सिस्टम स्टार्ट करा, मोहम्मद बिन तुगलक तक अच्छा गया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा से इसको खत्म कर दिया। उसके बाद अब इसको कौन उठाएगा? अकबर उठाएगा। अब फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा है। फ्यूडलिज्म से क्या, फ्यूडलिज्म का मतलब क्या था? उसने दे दिया इसको हेरिडिटरी चार्ज दे दिया कि अगर मैंने किसी को एक बार लैंड दे दी तो दे दी, उसी की उसके आगे जनरेशंस की होगी। अब इस फ्यूडलिज्म को अकबर कैसे डील करेगा? जागीरदारी से। कि जागीरदारी क्या? एक पीस ऑफ लैंड दे दिया, लेकिन इसकी जो सबसे मेन बात रही कि होम कैडर नहीं दिया। अब आईएएस आईपीएस हम देखते हैं आज की डेट में भी, ठीक है, आईएएस होता तमिलनाडु से, जॉब कहां पे करता है? पंजाब में। होता पंजाब से, जॉब कहां पे करनी है? वेस्ट बंगाल में। तो फिर इससे क्या होता है कि उससे रीजनल सेंटीमेंट्स नहीं जुड़ पाते उसके, और रीजनल सेंटीमेंट्स नहीं जुड़ेंगे उस टाइम की अगर हम बात करें तो यानी कि वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता और अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता। और होता तो यही है ना कि हमेशा क्या हुआ, जब एक एम्पायर बड़ा हो रहा है तो बीच में से जो छोटे छोटे जो जागीरदार थे, जमींदार थे, तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, इन्होंने पावर उठ के सेंटर को खत्म कर दिया। अब ये क्या कर रहा है? जागीरदारी सिस्टम कर रहा है कि राजपूत को लिया राजस्थान से, उनकी पोस्टिंग कर दी वेस्ट बंगाल में, उनको बोला कि वहां जाओ, वहां से जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख वहां से कलेक्ट हो रहा है, 2 लाख तेरी सैलरी है, 2 लाख अपना रख, और 8 लाख जो है स्टेट को देने। अब स्टेट को देने का मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रांसफरेबल जॉब है कि अगर आज वेस्ट बंगाल में, कल को उड़ीसा में, उड़ीसा से काबुल कंधार भी भेज देगा। तो वो कोई होम कैडर बड़ा कम लोगों को मिला। होम कैडर कहने का मतलब, लेकिन अब ये भी नहीं कि सारे आईएएस आईपीएस ये हम देखते हैं आज की डेट में सारी पंजाब के, हिमाचल में काम कर रहे हैं, हिमाचल के वेस्ट बंगाल में, कई लोग पंजाब के और पंजाब में ही जॉब भी कर रहे हैं आईएएस। मतलब कि अगर हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो सेम वे, सिर्फ कुछ चुनिंदा राजपूत थे जिनको इसने उनका होम कैडर ही दे दिया कि एक कोई राज्य पे इसने कब्जा करा और वहीं के राज्य को वापस जो है मनसबदार वहां का या जागीरदार वहां का लगा दिया। सेकंड है रीजनल रिवोल्ट्स। अब 13 साल का लड़का, सारे कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दे, हटा दे वगैरह, तो इसको ये कैसे डील करेगा? मनसबदारी सिस्टम के साथ। मनसबदारी सिस्टम में भी यही चीज है सारी कि मनसब दे दिया तेरे को, मैंने एक पीस ऑफ लैंड दे दिया, वहां से जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करना है और स्टेट तक पहुंचाने की तेरी ड्यूटी है, और बीच में से जो अपना कट है तेरा सैलरी का या जो तेरे घर के खर्चे हैं खाने पीने के, उसको एक्सपेंडिचर को काटा और खत्म कर दिया। अब मनसबदार में क्या है? इससे पहले हम हमेशा देखते हैं कि जो बंगाल है वो रिवोल्ट कर देता है, दिल्ली के अगेंस्ट हमेशा बंगाल रिवोल्ट कर देता है, कारण कि पैसा बढ़ा। तो इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी दिल्ली से जो किंग होता था, जो रूलर होता था, कोई डायनेस्टी होती थी, वो बंगाल जाती थी, बंगाल पे कब्जा किया मिलिट्री तौर पे, सिर्फ मिलिट्री तौर पे, मिलिट्री तौर पे कब्जा किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वापस कहीं और अगर गुजरात में लड़ाई पड़ गई तो उसने वहां से अपनी सेना बुलाई और गुजरात भेज दी। इसमें क्या हुआ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं वहां पे रखता था वो अपना, बट अब अकबर क्या करेगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां पे प्लेस डाउन कर देगा। क्या होगा कि वहां पे मनसबदार को डाल देगा। अब मनसबदार का काम रेवेन्यू के साथ साथ क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है
और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, यानी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट, सड़कें बनानी है, सराय बनाने हैं, उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना है। तो इससे क्या होगा, जो अटैचमेंट होगी वो लोगों की डायरेक्ट मुगल एम्पायर के साथ हो जाएगी। दैट मीन्स कि मुगल एम्पायर, अकबर क्या चाह रहा है इस टाइम पे, कि मेरी एक्सेप्टेंस हो जाए, कि लोग कहें कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही एक मतलब कि इंडियनाइजेशन बेसिकली हो जाए मेरी। क्यों हो जाए इंडियनाइजेशन, वापस क्यों नहीं जाना, पीछे कुछ है ही नहीं तो आगे क्या हो रहा था कि अगर कोई इन्वेजन हो रही थी वो प्लंडर के लिए हो रही थी या एक्सपेंशन के लिए हो रही थी। अब इनके पास कुछ है ही नहीं, इनको रहना ही यहाँ पे, पूरी जिंदगी यहाँ पे रहना है, पीछे वाला सारा सिस्टम इनका इंडस्ट्री जो है खत्म होगी, तो इसको यहीं पर रहना और इसको चाहिए कि अब जो लोग हैं वो मुझे एक्सेप्ट करें। अब एक्सेप्टेंस के लिए दोस्त चाहिए। अब अगर मैं कोई नए शहर में जा रहा हूं, वहां पे मैंने कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है या फिर मैंने कोई घर ही किराए पे लेना है, कोई मुझे देगा किराए पे? अनलेस एंड अनटिल मैं कोई लोकल बंदे को उठाऊंगा साथ में और वहां जाके जो मालिक, मकान मालिक है, उसको बोलूंगा कि नहीं यार मेरे को दे दो घर, तो अगला उसके मुंह को देगा कि भाई अगर मैंने कोई मतलब कि कोई गलती करी तो उसको जाके गला पकड़ने के लिए तो है। तो इसलिए वो क्या करता है, राजपूत के साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है, ताकि इंडियंस जो है बेसिकली हिंदुस्तानी जो है, तभी इंडिया वाला कंसेप्ट से बेटर हम हिंदुस्तानी वर्ड यूज करेंगे, हिंदुस्तानी जो है वो एक्सेप्ट करें मुगल्स को, कि जो मुगल्स हैं वो अब इंडिया पे राज कर रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि हिंदुस्तान में कल हिंदूज रह रहे हैं, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, क्योंकि बाबर सिख ये वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा नहीं। बाबर जब इंडिया में इन्वेट करता है उस टाइम पे कौन है, गुरु नानक देव जी स्टार्ट हो गए। ही इज द कंटेम्परेरी ऑफ गुरु नानक देव जी, ठीक है। सो सिखिज्म का वाली जो फिलॉसफी है, अभी रिलीजन नहीं बना, अभी फिलॉसफी है, अभी खालसा नहीं स्टैब्लिश हुआ, अभी एज ए फिलॉसफी है। क्यों? क्योंकि ये गुरु नानक देव जी क्या कहते थे कि सारी जो प्रीस्टली क्लास है इससे परेशान थे ये, प्रीस्टली क्लास, दैट मीन रिलीजन से परेशान थे ये, और रिलीजन से बचने के लिए इन्होंने क्या बोला है, एक प्योर अप्रोच किया, एक इंसानियत के तौर पे रहो उन्होंने। चलो वो हम जब पंजाब की हिस्ट्री पढ़ेंगे अलग से तो उसमें हम डिटेल में करेंगे, बट अभी क्या है, अभी ये समझो कि ही गेव अ फिलॉसफी टू लिव द लाइफ। अभी रिलीजन की बात नहीं है कुछ भी यहां पर। तो अकबर ने क्या बोला कि इस टाइम पे सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, सारे उनको सबको इकट्ठे रखना मैंने। तो फिर ये क्या बोलेगा, दीन इलाही, कि एक अल्लाह। क्योंकि एंड में क्या होगा कि सारे सूफी सेठ अकबर को ये समझा देंगे कि यार एक ही, ये जो हर रिलीजन का एम है वो एक ही है, जन्नत, स्वर्ग, हेवन, सबका एक ही मोटिव है कि यहां पे पहुंचना, बस सबने नाम अलग अलग दिए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर एक ही अल्लाह है तो क्या होगा, वो सुलह कुल, सुलह कुल की स्टैब्लिशमेंट करता है। सुलह कुल का मतलब, सुलह क्या होता है, सुलह करा देनी, मतलब कि सबकी संधि करा देनी, और कुल मतलब फैमिली, मतलब कि हिंदुस्तान को वो एक फैमिली शो कर रहा है जिसमें सब में सुलह करा देनी है उसमें, कि एक ही कंसेप्ट है सारा ये। और एंड में क्या है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन भी करनी है, सिटीज की डेवलपमेंट भी करनी है। तो उसके लिए क्या करेगा ये, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का मतलब टैक्सेशन, रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें करेगा। सो ये इसके चैलेंजेस हैं जो पॉलिसी फ्रंट में है, और ये इसके सॉल्यूशंस हैं। सो इसीलिए इसने हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल लिया, एंड हेंस ही इज कॉल्ड द अकबर द ग्रेट। अब ये दोबारा से मैप देख लो, ये देखो, ये किसका आ गया, बाबर का, बाबर हुमायूं का। अब इसके अलावा ये मैप में देखो, ये डेक्कन के ऊपर तक, ये गोंडवाना रीजन आ गया, ये आ गया आपके डेक्कन स्टेट्स आ गए, और ये नीचे आ गया आपका विजयनगर एम्पायर। ये नर्मदा रिवर, बेसिकली नर्मदा रिवर से ऊपर वाला एरिया नॉर्थ इंडिया। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें एक नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे, एक डेक्कन की पढ़ोगे, एक साउथ की पढ़ोगे। नर्मदा रिवर यहां से कनेक्ट कर रही है आपको, और साउथ और डेक्कन में तुंगभद्रा और कावेरी ऊपर नीचे चलता रहेगा।
कि कभी कभी तुंगभद्रा को एज ए साउथ इंडिया का कंसिडर कर लेंगे और कभी कभी कावेरी को। तो अब ये डेक्कन में क्या है, डेक्कन स्टेट्स जो बीजापुर, गोलकोंडा, ये सारी सॉरी बहमनी और विजयनगर किंगडम जो बनते हैं, हमने जब तुगलक्स के बाद से साउथ इंडिया की बात करी कभी? करी बात हमने कभी तुगलक्स के बाद? मोहम्मद बिन तुगलक ने यह वरंगल तक नीचे तक आ गया था। ये फिरोज शाह तुगलक में हमने कभी बात करी इसकी, या फिर लोधीज में कुछ में नहीं बात करी? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या, क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना सारा एम्पायर खड़ा कर लिया, लेकिन गलतियां उसकी बहुत सारी होगी, जो उसके डिसीजन से वो सारे गलत हो गए। तो जो अगले वाले एम्पायर्स थे, एम्परर्स थे, उन्होंने बोला कि नॉर्थ इंडिया संभालो सिर्फ, और नॉर्थ इंडिया संभालने के चक्कर में क्या हुआ, साउथ इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या दो किंगडम्स डेवलप हुई है, बहमनीज और विजयनगर। बहमनीज कौन हुए? ये मुस्लिम्स हैं बेसिकली सारे, और ये हिंदू राजा हैं, और इनकी आपस में लड़ाई चलती रहेगी। ये हम अलग से इसको टॉपिक को कवर करेंगे कि तुगलक्स के बाद यहां पे क्या चला। अभी जैसे हम यहाँ पे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये कैसे डेवलप हो गए। ये सारी शाही डायनेस्टीज हैं, कोई कुतुब शाही है, कोई आदिल शाही है, तो ये सारी शाही डायनेस्टीज हैं। बट हमारा पॉइंट क्या है कि बाबर और हुमायूं का ये रहा। अब अकबर द ग्रेट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि बंगाल एंड गुजरात दोनों इसके कब्जे में, और बंगाल और गुजरात कब्जे में होने का मतलब कि सारा ट्रेड जो है वो ये दिख रहा है। अब इसकी क्या कोशिश रहेगी, चलो लैंड रूट तो आ गया, सी रूट भी मेरे पास है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेक्कन की तरफ जाया जाए, यानी कि वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट मेरे पास रहे। बट ये अकबर नहीं कर पाएगा, इसको जो फॉलो करेगा कौन करेगा, इसको जो फाइनली जो पूरा करेगा वो करेगा औरंगजेब। बट औरंगजेब के लिए भी सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी होगी वो होगा ये रीजन मराठास का, शिवाजी, शाहजी भोसले, ये वाला रीजन सबसे ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट रहेगा। अब अकबर की बात हम करते हैं। अकबर का जो पूरा रूल है ना वो 3 फेजेस में है। एक तो है बैरम खान, वही जो हुमायूं के साथ आया था लड़ने के लिए, क्योंकि बैरम खान अभी, अकबर अभी बच्चा है, तो उसके बिहाफ पे कोई रूल करेगा, तो कौन रूल कर रहा है? बैरम खान कर रहा है। उसके बाद पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट क्यों? बिकॉज इट वॉज लेड बाय विमेन। महामंगा, देखिए मूवी जोधा अकबर में, उसकी महामंगा होती है एक लेडी जो सारा डिसाइड करती है। मूवी देखा करो, उसी में सारी चीजें हैं, आधी 90% चीजें वहीं से समझ आ जाती है। तो बैरम खान जो है वो मिलिट्री कमांडर है, और 16 साल की उम्र में आ गया था मुगल आर्मी में ड्यूरिंग द एज ऑफ बाबर। इसको टाइटल मिला खाने खाना, खानों का खान। खान कौन होते हैं? खानेट्स, हमने बात करी हुई है। तिमूर की डेथ के बाद सभी ने अपने आप को खानेट्स में डिवाइड कर दिया था ना। और बाबर कहां से आया था? चगतई वाले रीजन से। तो खाने खाना, खानों का खान, ठीक है, जैसे शेर बब्बर शेर, तो ऐसे ही खानों का खान, ये मिलिट्री टाइटल है बेसिकली खान। तो खानों का खान कौन है? बैरम खान। अकबर जो है शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, डिसलेक्सिक था, बेसिकली पढ़ ही नहीं पाता था, डिसलेक्सिक। तारे जमीन पर मूवी देखी? तारे जमीन पर, है ना, वो नहीं देखी? तो मतलब कि उसमें उसका ध्यान ही नहीं लगता पढ़ने का। जब वो मतलब कि अल्फाबेट्स को देखता है वो नाचने लग जाते हैं, नंबर वो 2 का 4 हो जाता है, मतलब कई बार कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। तो अकबर भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो ही वॉज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। वो उसको हर चीज जानने की बड़ी इच्छा थी, चाहे वो समझ नहीं पाता था, लेकिन इसलिए वो क्या करता था, सबको बुला लेता था। अगर रिलीजन की बात पूछनी है उसने किसी को बुला लेना। अगर सूफीज्म की बात पूछनी है उसने अपने नाने, क्योंकि नाना कौन है उसका? हुमायूं का फादर इन लॉ कौन है? सूफी सेंट है। तो अगर कोई सूफीज्म की बात करनी है उसने हमने उधर चले जाना है। राजपूत में अगर कोई हिंदू कल्चर की बात करनी है, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन अ राजपूत होम, तो अगर कोई हिंदू कल्चर की बात पूछनी है तो उसने हमने राजपूत में चल जाना है। उन सबको अपना मामा बनाया हुआ।
तो ऐसे करके उसको हर चीज का पता था, चाहे उसका खुद का दिमाग मतलब कि खुद का नहीं मन करता रहा। तो बैरम खान ने इसको एक टीचर दिया अब्दुल लतीफ, इसने इसको सिखाया रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में कि कि इस्लाम जो है दैट डजंट से टू बी वेरी ऑर्थोडॉक्स, एक बहुत ही लिबरल तरीके से रहना। एंड ये किसने सिखाया इसको? रिलीजियस टॉलरेंस का पाठ किसने पढ़ाया? अब्दुल लतीफ ने। आफ्टर द फॉल ऑफ सूर एम्पायर, अफगान प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी अपने आप को कहता था, अफगानियों में क्या है नोबिलिटी में कि जो भी अपने को कैपेबल समझता वो कह सकता मैं राजा हूं। तो अब कौन बोल रहा है? हेमचंद्र हेमू। दो ही इज अ हिंदू बट ये मिलिट्री में काम कर रहा है सूर्य एम्पायर के, और अब ये कहता है कि नहीं जो एम्पायर है मेरा है, और अकबर को चैलेंज कर देता है। और अब अकबर को चैलेंज जब करता है ये, तो कौन लड़ता है अकबर की तरफ से? बैरम खान। और कौन सी लड़ाई होती है? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अगेन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो रही है, और हेमचंद्र हेमू मच जाता है इसमें, बैरम खान मार देता है। एंड बैरम खान अकबर के लिए क्या जीता? ग्वालियर, जौनपुर, अजमेर एंड फॉर अकबर। ये जौनपुर वाला, इलाहाबाद, अवध वाला रीजन है सारा ये, ठीक है। नोबिलिटी मेंबर्स अब क्या है? बैरम खान की सबसे बड़ी, अब देखो बैरम खान अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स किंग के नेक्स्ट टू किंग वही है, और जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है कौन ले रहा है? बैरम खान ले रहा है। तो अगर एक मिनिस्टर ज्यादा मतलब कि पावर्स मिल रहे तो बाकी मिनिस्टर भी परेशान होंगे। तो बाकी मिनिस्टर क्या फायदा उठाते हैं? ये होते हैं शिया। लेकिन इंडिया में कौन है? टर्किक नोबिलिटी कौन है? सुन्नी। तो ये अकबर को बैरम खान के खिलाफ भड़काने लग जाते हैं। बैरम खान को पता लग जाता है कि आज नहीं तो कल अकबर मेरे को मरवा देगा। इस चक्कर में क्या है, बैरम खान खुद के पास आर्मी रखने लग जाता है बहुत सारी, और इससे क्या होता है, अकबर को लगता है कि नहीं, जो मेरी नोबिलिटी, सुन्नी नोबिलिटी जो है वो जो कह रही है वो सही बात है कि बैरम खान मुझे हटा के खुद राजा बनना चाहता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, 1560 में वो बैरम खान को 2 ऑप्शन देता है कि या तो तू रिटायरमेंट ले ले और मेरे पास ही काम कर, या तू मक्के चल जा। बट बैरम खान को यह पता होता है कि अगर मैं यहां पे रहा किसी ना किसी ने मुझे मार देना, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, ठीक है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूं। बट फिर भी ही इज किल्ड इन 1561, वेरी नेक्स्ट ईयर। एक मेवाती अफगान लॉयलिस्ट, किसका? हेमचंद्र हेमू का। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बैरम खान ने हेमू को मार दिया होता, तो हेमू का जो एक लॉयलिस्ट है वो बैरम खान को मार देता है। तो बैरम खान का चैप्टर खत्म। अब बैरम खान का चैप्टर हुआ खत्म। ये देख जोधा अकबर में ये लेडी देखना, मूवी देखना। तो ये लेडी कौन है? ये बेसिकली दाई माँ है उसकी, फॉस्टर मदर है, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा करा अकबर को, ठीक है। अब ये जो है ये राजे की जगह पे बैठ के सारे डिसीजंस ले रही है, और इसका बेटा कौन है? आदम खान। अब आदम खान में भी बहुत सारा प्राइड भर जाएगा। वो बोलेगा कि मैं राजे को जो भी बोलना मैं अपनी मदर को बोलूंगा, वो राजे के थ्रू काम करवा देगी। तो बेसिकली आदम खान, पेटीकोट गवर्नमेंट ये इसीलिए कह रहे हैं कि जो वुमेन है कि अकबर की जो सारी पॉलिसीज है वो वुमेन ड्रिवन है, कि वुमेन जो कह रही है तो उसके, और वुमेन कौन है? महाम अंगा, वो उसकी फॉस्टर मदर है। अब आदम खान जो है उस पर इंटरेस्ट शो करना बढ़ना ही है। अगर अब किसी का कोई बहुत कोई बड़ा लॉयल वर्कर है तो उसके बच्चे पे भी ऑलरेडी उस मालिक का हो जाता है कि नहीं शायद ये भी अच्छा होगा, तो उसको वो मालवा भेजता है कि वहां जाके मालवा को कॉन्कर करके ला, अलॉन्ग विद पीर मोहम्मद खान अनदर जनरल। वहां मालवा का राजा होता है बाज बहादुर। बाज बहादुर बेसिकली हमेशा ही नाच गाने में लगा रहता है। वो जनता की से मतलब कि वो देखता ही नहीं कि उनको कोई चीज चाहिए नहीं चाहिए, वो अपने मजे में लगा हुआ है। तो सुल्तान ऑफ मालवा आदम खान उसको जो है मतलब कि हरा देता है। एंड इसके साथ एक रानी रूपमती का कंसेप्ट आता है कि रानी रूपमती को जब मतलब कि वो लेके जाने लगता है तो वो क्या करती है, पॉइजन खा लेती है और मर जाती है। अब इस चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है आदम खान। आदम खान क्या होता है कि अगर यहां से 1 लाख रुपीज इसको मिलते हैं, 1 लाख तो नहीं 1 CR, 1 करोड़ उसको मिलता है मालवा से, तो वो क्या करते हैं 20 लाख भिजवा देते हैं अकबर को और 80 अपने पास रख लेते हैं। वो कहता है कि नहीं है मेरा। अब अकबर को लगता है कि मेरा जनरल है, तो मतलब कि आदम खान तो अपने आप को
राजा ही समझ रहे इस टाइम पे, क्योंकि महामंगा है उसके साथ में। तो उसको लगता है कि ये तो बड़ी गलत बात होगी कि तूने मेरे पास से क्या ये चिल्लर से भेज दिया, सारे जो पैसे जो मालवा से तूने मतलब कि एज ए वॉर बूटी तूने कैप्चर करी, वो सारी तूने अपने पास रख ली। तो अकबर खुद जाता है मालवा में और वहां पे जाके जो अपने पैसे लेके आता है। दूसरी गलती क्या अकबर का ये करता है, आदम खान क्या करता है, शमसुद्दीन मोहम्मद तगा खान, ये अकबर का एक बहुत ही मतलब कि फेवरेट जनरल, मिलिट्री जनरल होता है। आदम खान की इसके साथ कोई बहस हो जाती है और ये आदम खान इसको मार देता है। ये हो जाती है इसकी दूसरी गलती। उसके बाद क्या होता है, इतना ज्यादा प्राउड हो जाता है ये आजम खान कि उसके हरम में देखने लग जाता है। हरम क्या होता है, जहां पे उसकी अकबर की सारी वाइफ्स होती हैं और उसके साथ वो रहता है, तो उसके अंदर देखने लग जाता है, बदतमीजी करता होगा। तो अकबर आता है और अब जो है वो उसी पैलेस की छत से उसको 2 बार फेंकता है कि पहले तेरी गलती थी कि तूने मेरे जनरल को मारा, दूसरी तेरी गलती थी कि तूने मेरे हरम के बीच में देखा। मतलब कि एक बार गिरा मर गया, दोबारा से ऊपर उसी पैलेस की छत पे लेके आते हैं, वहां से फिर गिरते हैं। अभी आदम खान मर गया, बेटा मर गया, ये न्यूज अब उसकी महामंगा को देता है और महामंगा को देने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली बैरम खान गया, पेटीकोट गवर्नमेंट गई, यानी कि अब क्या होगा, अकबर का खुद का रूल आएगा सारा, कि इंडिविजुअली वो रूल करेगा 61 के बाद। अब चैलेंजेस क्या है उसके पास में नॉर्थ वेस्ट में मिर्जा हकीम ने डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस, कश्मीर, सिंध, मुल्तान, इन्होंने भी उधर नॉर्थ वेस्ट में डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस। ईस्ट में अफगानी जो है आदिल शाह, उसने डिक्लेयर कर दी। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में रिबेलियन चल रही है, नॉर्थ में चल रही है, ईस्ट में चल रही है। राजपूत जो है वो अपनी पावर में आ रहे हैं पूरी, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना लैंड डिक्लेयरिंग अंडर दिस रानी दुर्गावती, गोंडवाना ने अपनी डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस। साउथ किंगडम्स राइजिंग टू पावर, विजयनगर और बहामनी का जो हमने डेक्कन सल्तनत की बात करी है उसमें पावर आ रही है। और क्या हो रहा है, पोर्चुगीज आ रहे हैं और यहां पे बैठा है अपना अकबर दिल्ली में। तो आगे सारी इसके आसपास दिक्कतें चल रही हैं, तो अब इसको ये एक एक करके हैंडल करेगा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एक बार दोबारा आ गया हमें, 1556 में लड़ी गई है। अकबर फोर्सेस लेड बाय बैरम खान एंड हेमचंद्र हेमू। अब यहां पे हार क्यों जाता है हेमचंद्र हेमू, है तो वो अफगानी है, बेसिकली सूरी एम्पायर में काम कर रहा है, तो अफगानी टेक्निक्स करनी चाहिए थी। और दूसरी कौन है, अकबर, ये भी तिमूरी है, होना तो सबके पास सेम चाहिए था। बट हेमचंद्र हेमू यहाँ पे गलती क्या करता है, उस पे आ जाता है एलिफेंट पे, और एलिफेंट पे आता है वो अकबर की फोर्सेस आती है, साइड से आती है, अब घोड़ों पे तीर कमान मारे, हाथी को पागल कर दिया और हेमचंद्र हेमू को मार देते हैं। इवन दो हेमू के पास जो पावर है, राजपूत और अफगानी जो है वो सारे इसको हेमू को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज राजपूत जो है बेसिकली हिंदुस्तानी जो है उनको यूज टू हो चुके हैं अफगानी रूल के, और अफगानी चाहते हैं कि चलो हमारे ही रूल रहे, आज नहीं तो कल चलो हम में से कोई आ जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों की सपोर्ट के बावजूद वो हार जाता है बिकॉज ऑफ अपनी गलती क्या होती है, खुद अपना आ जाता है हाथी पे। पंजाब आया, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से दिल्ली आगरा आ गया। अब दिल्ली आगरा से कहां पे निकलेगा ये, इसके बाद ये देख लो, जो सूरी एम्पायर का लास्ट जो बैटल ऑफ सरहंद वाला, सिकंदर शाह सूरी जो होता है, उसको वो क्या करता है, मनसबदार बना देता है बिहार का। बट वही अफगानी नोबिलिटी वाला कीड़ा दिमाग में तो अभी भी रहेगा, वो कहता है कि नहीं, कि राजा कोई अलग चीज नहीं है, कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है, वो नोबिलिटी का बंदा है। और इस वजह से वो टू मैं करने लग जाता है उसके साथ में। तो उसको वो हटा के सिकंदर सूरी को हटा के वहां पे किसको लगा देता है, बिहार में राजा मान सिंह को। देखा, राजपूत को राजस्थान से उठाया, बिहार में पोस्टिंग कर दी उसकी, ताकि वो वहां पे काम करेगा और वहां पे राजपूत जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको भी नहीं ज्यादा फैला पाएगा। तो पंजाब से आया दिल्ली आगरा, अब दिल्ली आगरा से कहां पे जाएगा, मालवा में नीचे।
मालवा में कौन था? बाज बहादुर। आदम खान को भेजता है वो वहां पे अपना, और वहां पे उसको कॉन्कर कर लेता है। बट क्या होता है, आदम खान को जब वीक मर जाता है, उसके डेथ के बाद क्या होता है, बाज बहादुर उसे री अटैक करके रीऑक्यूपाई कर लेता है। दोबारा से उज़्बेकी नोबल अब्दुल्ला खान को अकबर भेजता है और दोबारा से मालवा को कैप्चर कर लेता है। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? मैप देखना कि देखो दिल्ली आगरा लिया, दिल्ली आगरा से मालवा, अब क्या होगा, या बंगाल जाएगा या गुजरात जाएगा। अभी देखते हैं कहां पे जाएगा वो। अब वो जा रहा है गुजरात। गुजरात कहां से? राजस्थान, वाया राजस्थान, क्योंकि नीचे गुजरात है। अब वाया उसने जाना है राजस्थान। बट राजस्थान में कौन है? कौन है ये? नहीं, वो मराठास है। राजपूत कौन से हैं ये? महाराणा प्रताप। गुजरात जाना है, कहां से जाना है? राजस्थान से जाना है। अब उसको ये पता है कि राजपूत के साथ लड़ाई लड़के कोई फायदा है नहीं, वो भी लड़ी जाएंगे, मरी जाएंगे, मतलब कि ना मेरा कुछ होना ना उनका कुछ होना। तो वो सारे राजपूत रूलर्स को क्या करता है, मैसेज लगवा देता है कि तुम जो है वो मेरे सोवरेनिटी मेरी मान लो, और बदले में मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा, और क्या होगा, मैं तुम्हें हाई पोस्ट दूंगा कि अगर मैंने मेवाड़ मारवाड़ कुछ मतलब कि अगर ऑक्यूपाई कर रहा हूं तो वहां के राजे को मैं मनसबदार लगा दूंगा बिहार का, या वहां के राजे को लगा दूंगा मैं मनसबदार कहां का, उड़ीसा का, या वहां का राज्य में तुम्हें वापस ही कर दूंगा। तो बेसिकली विद फुल रिस्पेक्ट तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट दी जाएगी। ये नहीं है कि तुम्हें हरा के इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाएगा या तुम्हें मार दिया जाएगा। तो क्या करता है, सारे फोर्स लेता है और उनको वापस कर देता है कि तुम संभालो मेरे बिहाफ पे। बट एक मेवाड़ का राजा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? स्कूटर भी बना है इसके ब्रांड पे, चेतक। चेतक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है चेतक की भी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। अब महाराणा प्रताप कहते नहीं, मानूंगा नहीं मैं तुम्हारी बात। अब नहीं मानने का तो क्या होगा, लड़ाई होगी। एंड दिस बैटल इज कॉल्ड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी बिटवीन आर्मीज ऑफ राणा ऑफ मेवाड़, महाराणा प्रताप एंड मुगल फोर्सेस। अकबर की कौन लीड कर रहे हैं यहां पे? देखो, मान सिंह, मान सिंह ऑफ अंबेर। अब इतना ज्यादा ये इंटेलिजेंट है कि राजपूत कोई राजपूत से लड़ाई जा रहा है। सो दैट इज वाई वी कॉल हिम अकबर द ग्रेट। अब मान सिंह जो है वो अकबर की फोर्स को लीड कर रहा है और महाराणा प्रताप खुद लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई में क्या होता है कि नो डाउट महाराणा प्रताप हार जाता है, बट मेवाड़ जो है वो अकबर के टाइम तक, क्योंकि महाराणा प्रताप बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हार जाता है। एंड इट इज सेड कि भाई घायल को लेके जो चेतक है वो जंगलों में निकल जाता है और आगे खाई, इतनी बड़ी खाई आती है कि जहां से वो चेतक जो है जंप मारता है, खुद मर जाता है लेकिन महाराणा प्रताप को बचा लेता है। तो इसलिए जो चेतक का रेलेवेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप बच जाते हैं, वो मतलब जंगल में रहते हैं, जो मिलता है मतलब कि उसके खा पी के कुछ टाइम तक जिंदा रहते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर में इन्वॉल्व रहते हैं। बट जो है अकबर की सोवरेनिटी को नहीं मानते। तो मेवाड़ जो है एंड तक मतलब कि अकबर के टाइम तक वो मुश्किल ही रहता है, उसके कंट्रोल में नहीं आता। एस्केप द कॉन्टिनेंट हिंद, तो मेवाड़ नहीं हुआ, बट राजस्थान मोर और लेस इसके पास हो गया। राजस्थान इतना हो गया कि ये गुजरात में जाके अब अटैक कर सकता है। एंड फाइनली 1572 में गुजरात जो है अकबर खुद पर्सनली जाता है। देखो अभी तक तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहा है, बट गुजरात ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे व्यापारी लोग हैं, वहां पे कोई वॉरियर क्लास नहीं है, वहां पे व्यापारी लोग हैं। वो खुद जाता है, आराम से वहां पे कॉन्कर कर लेता है 1572 में। और गुजरात इतना इंपॉर्टेंट है, इतना खुश हो जाता है गुजरात को कॉन्कर करने के बाद, दैट ही बिल्ड्स बुलंद दरवाजा इन फतेहपुर सीकरी। तो इसकी वो कंस्ट्रक्शन कराता है कि इतना खुश हो जाता है। तो ये देखो, पंजाब से दिल्ली आगरा गया था, फिर मालवा गया था, उसके बाद सेकंड कोर्स राजस्थान गुजरात। अब कहां जाएगा? गुजरात मिल गया, अब जाएगा टुवर्ड्स बंगाल। नाउ व्हेन गुजरात वर अनेक्स्ड, हिज नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स बंगाल। और बंगाल जाने से पहले किसको देखना उसने? ईस्ट में कौन है? अफगानी नोबल्स हैं
जो आदिल शाह जो दिक्कत कर रहा है, अफगान्स को अटैक करते हैं बिहार में और उसको अंडर ले लेते हैं, एंड बाय 1576 वो बंगाल को भी ले लेते हैं। अब बंगाल भी ले लिया, गुजरात भी ले लिया, अब कहां जाएगा? डेक्कन में, हाँ, टुवर्ड साउथ, यानी कि पहले डेक्कन को कंकर करेगा ताकि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट उसके पास आ जाए। अब वो कहां पे जाएगा? उड़ीसा की तरफ, एंड बाय 1590 किंग निसार खान से ये उड़ीसा को कॉन्कर कर लेता है। अब ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको बताइए कौन से राजेश है क्या नहीं है, ये जो देखो आपको 10 बार पढ़ोगे ना, आपको पढ़ना बार बार पढ़ना पड़ेगा ताकि तभी लर्न होगी चीज। बट ये मैप जो है ये समझना है आपको कि ये जा कहां पे रहा है। ये थोड़ा ना कि ऐसी कि आज ये बिहार पे अटैक कर रहा है, कल गुजरात पे अटैक कर रहा है, ये सारी प्रोसेस में जा रहा है। तो प्रोसेस ऑफ चेंज समझना कि गुजरात ले लिया, बंगाल ले लिया, बंगाल के बाद डेक्कन की तरफ जाएगा। ये डेक्कन की तरफ क्यों जाएगा डेक्कन की तरफ? हाँ जी, यहां तक चलो अगर हम कहें हो गया इसका सारा कंट्रोल। अब इसका क्या होगा कि ये ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में ले लूंगे, कारण क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड आ रहा है, आपको बताया था कि जो शिप्स है वो डायरेक्टली इंडियन ओशन से नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत मतलब कि शांत समुंदर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि हाइपर है, वायलेंट है, मतलब कि स्टॉर्म्स आती हैं, वेव्स बहुत बड़ी बड़ी। तो इसलिए शिप्स को क्या है ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा, और यहां से फिर वो पर्शियन गल्फ में निकल सकती है। सो जितने ज्यादा यहां पे उसके पास लैंड होएगी उतनी ज्यादा शिप की चुंगी मिलेगी, उसे टोल मिलेगा। और क्या होगा कि अगर इस यहां से कुछ पर्शियन गल्फ से ट्रेड होना है और साउथ ईस्ट एशिया से, तो एक तो या तो शिप ऐसे ऐसे करके जाए, नहीं तो ये बाय लैंड भेज सकते हैं। और अगर दोनों पोर्ट्स इसके पास हैं तो कहीं भी इसको टोल ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा इसका ज्यादा ट्रेड। जो चीज आगे 100 रुपए में मिल रही थी, अगर ये दोनों ट्रेड पोर्ट्स को जहां पे 10 रुपीज की इसको टोल ड्यूटी लग रही थी, तो उसको ये माइनस कर देता है, तो 80 रुपीज की होगी चीज अब, यानी कि इसकी जो डिमांड होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो गेम सारी किसकी है? ट्रेड की, कि ट्रेड कॉन्कर करना है। अब ये देखो, ये अकबर का है सारा एम्पायर है। अब ये जो डेक्कन वाली ये नर्मदा रिवर है, ये देखो ये रही आपकी नर्मदा रिवर। अब इससे नीचे क्या है? खानदेश, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, गोंडवाना एंड बीजापुर। ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? आपके डेक्कन स्टेट्स। अब इन पे ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। ऊपर तो सारा हो गया, बिहार, बंगाल, अहमदनगर सारा हो गया एरिया, बट ये वाला जो गोंडवाना रीजन होता है, यहां पर कौन अभी हमने पढ़ा था? रानी दुर्गावती। ये ट्रेड, ये जो है ट्राइबल मतलब कि लोग हैं, तो यहां पर भी उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये नहीं है अकबर के पास में, और अहमदनगर का कुछ हिस्सा और ऊपर खानदेश, बेरार इसके पास आ जाता है। तो अकबर का रीजन इतना सा बनता जो वो एंड तक अपने साथ लेके जाते। अब जब डेक्कन की तरफ जाना है तो सेम राजपूत वाली पॉलिसी उसने फॉलो करी, मैसेज भेजा सबको कि क्या लड़के मिलना है, तुम चुप करके मेरी सॉवरेनिटी लो और मैं तुम्हें वापस तुम्हारा राज्य दे दूंगा, तुम बट मेरे सील के अंडर, तुम मेरे राज्य के अंडर तुम यहाँ पे एज ए मेरे ऑफिसर रहोगे। तो खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा इन 1591 टू एक्सेप्ट द 1590 में उड़ीसा हो गया, अगले साल ही निकल गया डेक्कन की तरफ। अब 91 में भेजता। अब खानदेश का जो अली खान है वो कहता ठीक है मैं आपकी मानता हूं, हो गया, खानदेश आ गया। एंड बाय 1600 ही ऑक्युपाइड टिल बेरार। अब बेरार तक कर लिया उसने 1600 तक। अब क्या हुआ, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया पॉलिटिकली, और 1605 में उसकी हो जाती है डेथ। अब 1605 में डेथ होने के बाद मतलब अब आ गया टाइम किसका? अकबर के बाद कौन है? सलीम का नाम क्या है? सलीम नहीं है लेकिन अभी भी। जस्ट एज ही डाइड रिवोल्ट्स ब्रोक आउट। अब दोबारा से क्या होगा? अकबर गया, क्या होगा? दोबारा से रिवोल्ट्स आ जाएंगी। बट वो करके देके क्या गया, मतलब कि अब लेगेसी में क्या क्या देके गया? पंजाब से दिल्ली आगरा, दिल्ली आगरा से मालवा, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात गया था,
उसके बाद दिल्ली आगरा से कहां पे गया, बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा, उसके बाद मालवा वाले रीजन से कहां पे निकल गया, दक्कन की तरफ, खानदेश, बेराड़ वाली जगह पर। अब ये सारी लेगेसी देके जा रहा है वो किसको, अपने सक्सेसर को। कौन है, जहांगीर। अब क्या है, राजपूत। अब हम पढ़ेंगे कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी, ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आ गई। अकबर क्या चाहता था बेसिकली, चूल्हा तंदूर। चूल्हा है राजपूत का, तंदूर कहां से आया है, सेंट्रल एशियन कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करना चाहता था ये, बस इसकी यही था कि ये दोनों की तंदूर, जैसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं कि नहीं यार इंडियन कंसेप्ट है ये तो, बट एक्चुअल में इंडियन नहीं है, बट हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार ये अच्छी चीज है। तो सेम वे यही वो चाहता था अकबर, कि ऐसा हो कि जो मुगलों को हिंदुस्तानी जो है वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार ये तो अपने ही भाई बंधु है। क्यों भैया, कनाडा जाऊंगा अगर वहां पे जाके मैंने बिजनेस करना है कोई, तो मैं बोलूंगा जाके यार मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो, कोई नहीं करेगा। लेकिन यही मेरी फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डीपी किसके साथ लगी हो, जस्टिन ट्रूडो के साथ लगी हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ लगी हो, हर कोई बोलेगा नहीं यार ये बंदा शायद ठीक है, इसको कोई जानता पहचानता है, तो सारे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। अब यही राजपूत कह रहे और मुगल्स कह रहे हैं, मुगल्स को सिर्फ एक दोस्त चाहिए। दोस्त कौन है हिंदुस्तान में, कौन है, रिलीजन कौन है, हिंदूज। और राजपूत जो पहले क्षत्रियों का काम था कि हिंदुओं की मतलब की रक्षा करनी, अब वो काम किसने ले लिया, राजपूत ने। अब राजपूत अपने आप को चैंपियन कहते हैं हिंदू कॉज, क्योंकि हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इसीलिए क्या है, हिंदुस्तान में आके हिंदुओं के जो रक्षक है उनके साथ अगर दोस्ती हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसलिए मुगल्स जो है वो राजपूत के साथ बहुत अच्छी है। कारण क्या है, ट्रस्टवर्दी है, रिकंसिलिएशन पॉलिसी उसने फॉलो करी। ट्रस्टवर्दी क्यों, ये आगरा एपिसोड हुआ था एक, आगरा एपिसोड, जब हरक्का बाई या जोधा बाई की डोली आती है अकबर के पास में, उसके भाई उसको छोड़ने आते हैं नेक्स्ट डे वगैरह, जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं हमारे। तो बहन के जो भाई हैं वो आए, उसके जो ब्रदर जोधा बाई के जो भाई हैं वो आते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, पागल जो एलिफेंट होता है वो अकबर पे अटैक करने की कोशिश, मतलब कि ऐसे आता है कि अकबर को मार देगा। इस चक्कर में क्या होता है, वो जो जोधा बाई के सारे भाई होते हैं वो उसके आगे एलिफेंट के आगे लेट जाते हैं, मतलब कि खुद मर जाते हैं। ऐसे सीन को देख के वो कहते हैं कि यार, मतलब कि लोग तो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों पे एतबार नहीं किया जा सकता, ये तो ऐसे लोग हैं कि जो मेरे लिए जान दे रहे हैं और प्लस मैं इस्लाम फॉलो कर रहा हूँ। तो उसको लगता है कि नहीं यार ये राजपूत हैं बेसिकली जो हिंदुस्तानी है, बड़े ट्रस्टवर्दी हैं। और प्लस मैंने अपने भी देखे हैं, बैरम खान देखा है, महामंगा देखी है, मैंने अपने भाई देखे हैं, उज़्बेकी देखे हैं। तो बेसिकली सारे अगर हम इस्लामिक मुस्लिम्स भी देखें तो वो मेरे अगेंस्ट हुए पड़े, बट ये राजपूत को देखो तो मेरे लिए मरने को तैयार है। तो इसलिए क्या है, इसको बड़ा लगता है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, चूल्हा तंदूर अपना इकट्ठा करना चाहता है। वो कहता है कि यार एक किचन बनाओ कि जहां पे मिल बैठ के बात कर सके, खा पी सके। और इसलिए इसके हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी और राजपूत वर नाउ चैंपियंस ऑफ हिंदूज। अब अगर एक हिंदू राष्ट्र पे आपको शासन करना है, इफ यू वांट टू रूल अ हिंदू नेशन, तो इसलिए हिंदूज को आपको खुश रखना पड़ेगा। और अगर राजपूत के साथ ही पंगा डाल लिया मैंने तो क्या होगा, अब ये औरंगजेब करेगा, औरंगजेब हिंदुओं के साथ पंगा डाल लेगा, बट उसके कारण रिलीजियस नहीं होंगे, इकोनॉमिक होंगे। बट जो उसकी डिसीजंस होंगे वो क्या होंगे, वो एंटी हिंदूज होंगे। और इसलिए क्या होगा, सारे जो पूरा हिंदुस्तान है वो औरंगजेब के अगेंस्ट हो जाएगा। एंड टिल डेट औरंगजेब, अगर आपके माइंड में अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ औरंगजेब, तो बड़ा नेगेटिव सा आपको फील हो रहा है, बट अकबर के टाइम पे बड़ा पॉजिटिव सा फील हो रहा है कि नहीं यार अच्छी चीज है। तो औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी वो एंटी हिंदूज थी, जिसको हिंदूज ने बेसिकली हिंदूज फ्यूडल लॉर्ड्स अब बहुत पावरफुल हो गए थे। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन है, राजपूत जी हैं। और कौन है, हर एक छोटे छोटे मनसबदार हैं, जागीरदार हैं, जो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो उन्होंने क्या करा, औरंगजेब की पॉलिसीज को एंटी हिंदू डिक्लेयर करा के उसको एग्जिट करवा दिया। अब राजपूत के साथ क्या उसने, अब हम कहते हैं पॉजिटिव पॉलिसीज करी, क्या क्या करी, मैट्रिमोनियल अलायंस, भारमल ऑफ आमेर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ की जो प्रिंसेसेस थी उनके साथ शादी करी। हाई पोजीशन, राजा टोडरमल, सुनते हैं
टोडरमल, बीरबल, राजा भारमल, भगवान दास और मान सिंह। ये जोधाबाई का फादर, ये जोधाबाई का भाई और ये इसके भगवान दास का बेटा। तो इनको बड़े बड़े मनसब दे रहा है, बड़े बड़े स्टेट्स के मनसब दे रहा है, मनसब ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस। सोशल इवल्स, ये सती और विडो रीमैरिज, सती को खत्म कर देता है और विडो रीमैरिज को मतलब कि लीगलाइज कर देता है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल। एबॉलिशेस जजिया, जजिया क्या था? टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स टू स्टे ऑन अ मुस्लिम लैंड। पिलग्रिम टैक्स खत्म कर देता है कि अगर किसी भी तीर्थ पे जाना है किसी ने तो उसको पिलग्रिम, अगर नॉन मुस्लिम ने किसी पिलग्रिम पे जाना है तो उसे पिलग्रिम टैक्स देना पड़ता था, वो उसने खत्म कर दिया। उसके बाद काउ स्लॉटर इसे खत्म कर देता है। चाहे ये दिल्ली दुआब वाले रीजन में ही फॉलो हो पाता है, ज्यादा नहीं फॉलो हो पाता, बट फिर भी काउ स्लॉटर को खत्म कर देता है। अब राजस्थान में ये रणथंभौर और कलिंजर को कर लेता है, बट मेवाड़, भाई महाराणा प्रताप वाला रीजन जो है वो ये अकबर नहीं अपने कंट्रोल में लेके आ पाता। अब क्या रिलीजियस पॉलिसी क्या है इसकी? ये वाली मूवी की बात कर रहा हूं मैं, तारे जमीन पर। तिमूरी आइडियोलॉजी शो कर रहा है। तिमूरी आइडियोलॉजी बताई थी हमने लास्ट में कि एक जगह पे एनेक्स कर लो, कॉन्कर कर लो, लेकिन उसके बाद नहीं उन पे जोर डालना कि आपको इस्लाम लेना ही लेना है, वो नहीं करना। जो आपको रहना है, हिंदू रहना है, सिख रहना है, बुद्धिस्ट रहना है, पारसी रहना है, जो मर्जी रहना रह लो। तो तिमूरी आइडियोलॉजी है कारण एट द कोर ऑफ ऑल डिसीजन वाज डिप्लोमेसी। अब हम ये देखते हैं कि जब इस्लाम फैला, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, टर्की, ये सारा रीजन जो है ये मुसलमान हो गया। इंडिया में भी आए, टर्क्स भी आए, अफगान भी आए, पर्शियंस भी आए, अरब्स भी कुछ हद तक आए, बट वो इंडिया में इस्लामिजाइजेशन क्यों नहीं हो पाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में जो इतने लेवल पे जो इस्लाम है वो लेकिन क्यों नहीं डेवलप हो पाया? राजपूत अच्छा कैसे? ठीक है, एक रिलीजन कब कामयाब है? जब वो आपको रोटी कपड़ा मकान दे रहा है, ठीक है ना। अब हिंदुइज्म अगर हम देखें उस टाइम पर, क्योंकि अभी और रिलीजन्स तो इतने ज्यादा प्रेवलेंट, हिंदूज या जैन्स, बुद्धिज्म तो इस टाइम तक खत्म हो जाता है। बुद्धिज्म जो इंडिया में इतना फेमस नहीं रहता, ठीक है, वो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इधर ज्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। अब हिंदूज और जैन्स जो हैं ये बेसिकली हैं ट्रेडर्स, और ये ट्रेडर्स को क्या है, इंडिया जो है बिल्कुल सेंटर में बैठा है वर्ल्ड के। साउथ ईस्ट एशिया से कुछ आना है, यूरोप में जाना है, वो वाया इंडिया जाना है, यूरोप से कुछ साउथ ईस्ट एशिया में जाना है, वो वाया इंडिया जाना है। तो बेसिकली ट्रेड हो ही जा रहा है, पैसा मिल ही जा रहा है, सब खुश है। तो अगर सारे खुश हैं, हिंदू और जैन खुश हैं, तो अगला रिलीजन बदलेगा क्यों? अब सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, उनके पास काम ही नहीं है कुछ करने को, और काम नहीं है तो काम कौन दे रहा है उनको? जाके इस्लाम दे रहा है। इस्लाम कैसे दे रहा है? उधर पर्शियन गल्फ वाला सारा ट्रेड, मेडिटेरेनियन वाला सारा ट्रेड उन्होंने कॉन्कर कर लिया। तो बेसिकली उनको काम पे लगा रहा है कोई रिलीजन, तो इसलिए वो उसकी पूजा कर रहे हैं, बेसिकली अपने बॉस की पूजा कर रहे हैं वो। तो यहां पर उनका जो बॉस है वो उनको बढ़िया खाना पीना दे रहा है, और अब राजे को भी समझ आ गया कि यार यहाँ पे इस्लाम में अगर बदलवा भी दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा इनका, बताओ। बिजनेस जो है उल्टा क्या होगा कि कुछ लोग मेरे से परेशान हो जाएंगे, यार क्या करी जा रहे, तो काम धंधा करना है, धंधा कर, और राजे को बोल रहे हैं कि तुमको स्टेट का रेवेन्यू चाहिए ना, तेरे हमसे टैक्स चाहिए, हम दे रहे हैं तेरे को, क्यों हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं? तो अकबर क्या होता है, वो कहता है कि नहीं यार, हमें लोड़ ही नहीं इस्लाम में जाने की, चुप करके तुम जो मतलब की बिलीफ फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो और मेरे साथ काम करो। यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में जो इस्लाम जो है वो इतना ज्यादा नहीं फैल पाया एज कंपेयर टू बाकी जो पर्शियन या ईस्टर्न यूरोप या फिर अरेबिक लैंड। अरेबिक में चलो बर्थ ही हुआ है इस्लाम का, तो पर्शियन या उधर ईस्टर्न साइड पे नहीं हुआ पाया, सॉरी वहां पे बहुत ज्यादा हो गया। डिस्लेक्सिक था अकबर, पढ़ने लिखने का मन नहीं था, बट बड़ा वो कीन ऑब्जर्वर था, हर चीज को बड़ा ध्यान से सोचता था। अब सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल क्या थी इसके रास्ते में? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। और यहां पे हमें अमीर खुसरो सबसे पहले वर्ड का कहता मिलता है जमींदार, कि जमींदार क्यों मुश्किल में है, बताओ। अकबर क्या है, बेसिकली सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर को खत्म कर रहा है।
और फ्यूडल लॉर्ड्स कौन है? जमींदार। मतलब रिलीजन क्या है उनका? हिंदूज। और इसीलिए ये हिंदू जो है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कहते हैं कि अकबर जो है, ये मुगल्स जो है बेसिकली ये तो आउटसाइडर्स है, ये हमारे लोग ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है अकबर के रास्ते में है वो ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो प्रीडोमिनेटली क्या है? हिंदूज है। अब इनको इसने मतलब कि ओवरटेक करना है, तो कैसे करेगा ये? जैसे वहां पे राजपूत को राजपूत से लड़ा रहा है, यहाँ पे हिंदूज को हिंदूज के अगेंस्ट कर देगा। और भाई ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाई इंडिया डिड नॉट सी द मास लेवल ऑफ इस्लामिक कन्वर्जन्स। कारण क्या था कि यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अकबर को मतलब कि कोई भी ट्रेडर जाके कह रहा है कि तू मेरा रिलीजन बदला के क्या हो जाएगा बता, काम मैंने यही करना, टैक्स मैंने तेरे को इतना ही देना। अगला भी फिर लॉजिकली सोचता है कि यार मेरे को क्या लेना देना इससे, मेरे को पैसा आ रहा है बस, ठीक है, नफ है। He even got many Hindu scriptures translated into Persian। इबादत खाना मतलब एरिया ऑफ प्रेयर, कि जहां पे प्रेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? इबादत खाना बनाया उसने, जहां पे सारे धर्मों के लोगों को बोला कि आओ यहाँ पे प्रे करो और रिलीजियस जो है वो डिबेट करो। इनफेलिबिलिटी डिक्री क्या है? उसने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आज के बाद क्या होगा, कोई रिलीजियस मैटर होगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलीजियस इशू आ गया किसी भी रिलीजन का, तो वो क्या करेगा? 3 या 4 प्रीस्ट उठाएगा वहां से उस रिलीजन के, और उनको बोलेगा कि आप अपनी जो ओपिनियन दो इसके बारे में क्या है। तो उसके बाद जो चारों की ओपिनियन होगी वो अकबर के पास जाएगी, और अकबर के पास ये डिस्क्रिप्शन होगी कि चारों में से कौन सी फॉलो करनी है। तो बेसिकली क्या है, वो कहता है कि रिलीजन को कौन इंटरप्रेट करूंगा? मैं करूंगा। उसके बाद उसने दीन इलाही, वही बात, अगर सभी रिलीजन्स का जो मेन मोटिव है वो जन्नत, स्वर्ग, हेवन है, सब हर चीज एक होनी चाहिए। तो यानी कि एक ही अल्लाह की, मतलब कि अगर हम गॉड, एक ही गॉड होना चाहिए। तो उसने क्या बना दिया? एक नया रिलीजन की तरफ, कई इसको रिलीजन कहते हैं, कई फिलोसफी कहते हैं, बट इट वाज नॉट अ रिलीजन, बिकॉज ना ही इसका कोई स्क्रिप्ट थी, जैसे हर रिलीजन की एक होली टेक्स्ट होता है, वो नहीं है इसका, ना ही इसका कोई होली प्लेस है, और ना ही इसका कोई प्रीस्ट है। सो इट वाज मोर ऑफ अ फिलोसफी, इट वाज नॉट ऑफ अ रिलीजन। की कई जगह आपको दिखेगा कि दीन इलाही को एक वो कहेंगे कि अकबर ने रिलीजन फॉलो करने की कोशिश करी, और जिसको 18 या 19 लोगों ने ही फॉलो करा था सिर्फ, एंड बीरबल वाज वन ऑफ देम। तो दीन इलाही अब ये वाली सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा है कि ताकि सबको मैं इकट्ठे करूं। और इसकी जो पॉलिसीज हैं उसमें अब इफेक्ट्स किस किस के आ रहे हैं? अब बहुत ही मल्टी एथनिक हो गया इसका। देखो पर्शियन क्यों? क्योंकि हुमायूं जो है पर्शियंस की हेल्प से इंडिया आया था, और बहुत सारी सेना, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहां का लेके आया था, तो इसलिए अकबर पे अब किसका इफेक्ट आ गया? पर्शियंस का भी। बट जो रिलीजन है वो किसकी अभी मोनोपोली है? अरब्स की, क्योंकि इस्लाम कहां से पैदा हुआ है? अरेबिक लैंड से ही हुआ। उसके बाद नोबिलिटी कौन सी है? टर्किक नोबिलिटी है, तो टर्किक इफेक्ट भी आएगा। अफगानी बहुत है, अफगानी बेसिकली दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत सारे लोग सेटल हो गए, तो बेसिकली अफगानी मेंटालिटी भी आ गई इसकी। बाबर कहां से है? तिमूरी लीनियज से है, तो तिमूरी इफेक्ट भी आ गया। अकबर खुद एक राजपूत घराने में पैदा हुआ था, तो वो वाला इफेक्ट भी आएगा इसमें। सिखिज्म बहुत स्ट्रांग हो रहा है इस टाइम पे, जैसे मराठास होंगे, बेसिकली औरंगजेब मरेगा ही इसलिए क्योंकि वो 2 फ्रंट वॉर खोल लेगा, नॉर्थ में सिख्स के साथ में एंड साउथ में मराठास के साथ में, 2 फ्रंट वॉर खोल लेगा, इसलिए मरेगा औरंगजेब। तो सिख्स जो है वो बहुत पावरफुल हो रहे हैं। और तीसरी बात है सूफिज्म। वही आपको बोला था कि हर एक जो राजा है बेसिकली मुगल एम्पायर का, उसमें एक सूफिज्म का कंसेप्ट बड़ा होगा। तो ये सारे, तो ये देखो इतने ज्यादा मल्टी डाइवर्सिटी के साथ में इसकी पॉलिसी मेकिंग चल रही है अब। बट इसकी जो पॉलिसीज थी कि भी इस्लाम को नहीं फैलाना हमने, बट ये जो है पसंद नहीं की जा रही थी रिलीजियस वर्ल्ड में। वो कहते थे कि नहीं, ये तो इस्लाम का अपमान है, क्योंकि ये दरुल हर्ब, एक वर्ड है दरुल हर्ब, एक है दरुल इस्लाम, कि लैंड ऑफ काफिर्स एंड लैंड ऑफ मुसलमान। कि ये तो कहते हैं कि अकबर जो है दरुल हर्ब बना रहे हैं इंडिया को, हिंदुस्तान को, हालांकि बीइंग अ मुसलमान उसकी ड्यूटी क्या है? दरुल इस्लाम बनाने की।
लेकिन ये काम और जो रिलीजियस लॉज है उसके बाद खेल मतलब कि उसको चेंज कर रहा है, बट ये काफी देर से बाबर, खलजीज, तुगलक से सब ने चेंज करे हैं इसको, मतलब कि ये कोई ये पहला नहीं था, बट इसने बड़ों ने चेंज करा। 1579 में सुलह कुल इसने बना दिया। हर्ब मतलब कि विच इज अगेंस्ट इस्लाम, ठीक है। दरुल का मतलब लैंड और हर्ब का मतलब विच इज अगेंस्ट इस्लाम, एंड दरुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ इस्लाम। क्योंकि इस्लाम में वही है ना कि हर काफिर जो है वो मुसलमान का दुश्मन है। अब काफिर कौन है? काफिर वही बात हमने जब हिंदुइज्म में पढ़ी है, काफिर से मुसलमान और शूद्र से हिंदू जाना है हमने। ये जो पहले होता था ये ज्ञान बेस्ड होता था, उसके बाद ये बर्थ बेस्ड हो गया। हर इंसान जो पैदा हो रहा है वो काफिर हो रहा है या शूद्र पैदा हो रहा है, बट उसको अपने कर्म इतने अच्छे करने हैं कि वो या ब्राह्मण बने यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट ले, या मुसलमान बने, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग बने। तो बट ये ओवर द टाइम क्या हुआ, ये बर्थ बेस्ड हो गया कि भाई अगर जिस आप फैमिली में जिस कास्ट में पैदा हो गए वही आपके जो है वो वर्ण चलेगा। वैदिक पीरियड, बिल्कुल, क्योंकि जो ब्राह्मण है प्रीस्टली क्लास क्या थी? देखो अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें ना तो वहां पर आती है प्रीस्टली क्लास। प्रीस्टली क्लास कौन? जिसको मंत्र वगैरह बोल मतलब कि वेदों की नॉलेज हो, ठीक है ना, वो प्रीस्टली क्लास। बट पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये प्रीस्ट में से एक कैटेगरी उठ के आई जिसने अपने आप को डोमिनेट कर दिया, और ओवर द टाइम उसने बोला कि सिर्फ मेरे ही ग्रेस के बंदे वेदों की नॉलेज रखेंगे और इसे लोगों को बताएंगे, और वो कास्ट को क्या बोलने लगे हम? ब्राह्मण। 16 क्लासेस ऐसी थी जो प्रीस्टली होती थी, और वो अकेले ब्राह्मण में नहीं होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बेसिकली जिसको नॉलेज है वो प्रीस्ट है। बट ओवर द टाइम इन 16 क्लासेस में से एक क्लास निकल के आती है ब्राह्मण्स की। अब यही चीज है, उलेमाज है उधर, और उसके बाद सूफीज आते हैं। उलेमाज है बेसिकली ऑर्थोडॉक्स वर्जन, और सूफीज कौन है? लिबरल वर्जन है। तो 16 क्लासेस का मतलब कास्ट ले लो, ग्रुप्स ले लो, कि ब्राह्मण भी है उसमें, क्षत्रियों के भी कुछ कास्ट आ जाते हैं, वैश्यों के भी कास्ट है, इवन शूद्रस के पास भी पावर होती थी, वो प्रीस्ट बन सकते थे। उसके बाद बट उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये प्रीस्टली का जो काम है वो हम करेंगे। धर्म वर्ण संकट हमने पढ़ा था, कलयुग पढ़ा था, कलयुग पढ़ा था। यही जो कलयुग बोल रहा था कि बेसिकली कलयुग कहना ये नहीं चाहता था, कलयुग सिर्फ ये कहना चाहता था कि अर्बनाइजेशन खत्म होगी, बट लोगों को कैसे पोर्ट्रे करा कि ये काम नहीं चलेगा कि शूद्र वाला काम ब्राह्मण करेगा और ब्राह्मण वाला काम शूद्र करेगा। जो ब्राह्मण का काम है वो ब्राह्मण ही करेगा, शूद्र का काम शूद्र ही करेगा। तो ये वाली चीज होगी थी। तो कलयुग का मतलब ही ये था कि इसको पूरा एक क्लास बेस्ड सोसाइटी बना देना। कारण क्योंकि जब सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बने, जब छोटे छोटे राज्य बनने लगे, तो उनके नीचे काम करने के लिए चाहिए। अब कोई मुझे बोले कि जाके खेत में काम करना है या कोई भी ऑड जॉब्स करनी है, क्यों करूंगा मैं, बताओ। लेकिन पुराने टाइम में क्या है, आपको मतलब कि अगर किसी ने बोला कि नहीं मेरे नाम के साथ ये कास्ट लगती है तो इसलिए मेरा जन्म ही सिर्फ ये काम करने के लिए हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये था नहीं कभी भी चीज। पहले ये ज्ञान मार्ग होता था, उसके बाद ये हो गया बर्थ के हिसाब से कि जिस घर परिवार में तुम पैदा हो सिर्फ वही काम करोगे तुम, ठीक है। तो 1579 में सुलह कुल बना देते हैं, मतलब कि सभी कुलों में सुलह करा दे। कुल मतलब फैमिली, सभी फैमिली कौन है? हिंदुस्तान की फैमिली। 1579 में एच लगा देना। एंड अटैचमेंट हैड ग्रेट इम्पैक्ट। अब राजपूत की मुगल्स के साथ में, और मुगल्स की जब राजपूत के साथ ही अटैचमेंट हुई तो दोनों ने अपने आर्ट एंड कल्चर को भी एक्सचेंज करा। जैसे हमने पढ़ा था, मुगल्स को बागों का बड़ा शौक था, बाबर को बड़ा बाग का शौक था, गार्डन्स का शौक था।
तो बाग जो है राजपूतों ने उठा लिया कंसेप्ट, इसलिए राजपूत महलों में जाओगे वहां पे बाग दिखेंगे आपको बहुत सारे। और जो मुगल्स ने राजपूत से उठाया कंसेप्ट, वो क्या उठाया, वो आए थे ठंडे इलाके से और इंडिया में थी गर्मी, तो उन्होंने क्या कंसेप्ट उठाया कि एक अगर उनका कोई किला है तो उसकी बड़ी बड़ी हो अपनी विंडोज होनी चाहिए और उसके आसपास क्या होना चाहिए, एक पॉन्ड होना चाहिए। तो आसपास सारा एक पॉन्ड बना के बड़ी बड़ी खिड़कियां, ताकि जो गर्म हवा आ रही है वो पानी से ठंडी होके अंदर आए। तो बेसिकली ये कंसेप्ट उन्होंने उठा लिया। अब मुगल आर्किटेक्चर भी देखोगे जब आप, तो उसमें ये कंसेप्ट आपको मिलेगा कि तालाब वाला, तो तालाब वाला कहां से उठाया, राजपूतों से, और राजपूतों ने बाग वाला उठा लिया। एंड ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन पर्शियन लैंग्वेज, इसका नाम ढूंढना है कि पर्शियन लैंग्वेज में इसका, जब इसका ट्रांसलेशन कराया महाभारत का, हमने वैसे डिस्कस करा हुआ है, क्या नाम है, नहीं ढूंढ के लाना। अब रिलीजियस में क्या करा उसने, उसके बाद में एंडेड प्रिजनर ऑफ वॉर। इससे पहले क्या कंसेप्ट होता था मुगल एम्पायर का, अकबर से पहले 1562 से, कि अगर किसी जगह पे अटैक करा, लड़ाई लड़ी, प्रिजनर्स लिए, तो या तो उनको मार दो या उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा दो। अकबर कहता नहीं, ये नहीं होगा, कि जो अगर हम सैनिक पकड़ लेंगे तो उनको रिस्पेक्टफुली हम वापस छोड़ देंगे। तो ये कर दिया। 63 में उसने पिलग्रिम टैक्स खत्म कर दिया कि अगर कहीं भी पिलग्रिम पे जाना है किसी ने तो कोई पिलग्रिम टैक्स नहीं है, तो वो खत्म कर दिया। एंड 1564 में ही एंडेड जजिया। अब जजिया का कंसेप्ट क्या था कि एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन मनी देनी है नॉन मुस्लिम्स ने, मुस्लिम्स को, टू लिव ऑन अ मुस्लिम लैंड। बट इसका कंसेप्ट होता था कि मुस्लिम आर्मी में सिर्फ मुसलमान होंगे, बट अकबर की आर्मी में तो राजपूत भी हैं, हिंदूज भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, मतलब कि सारे ही हैं। तो अगर मुगल आर्मी जो बचाने वाली है मुसलमानों को, उसमें मुसलमान ही नहीं है, तो ये प्रोटेक्शन टैक्स किस बात का हुआ? लॉजिकली तो अगले की बात सही थी। तो उसने क्या करा, जजिया खत्म कर दिया। उसके बाद राजपूत यानी कि हिंदूज के साथ तो उसने बढ़िया सिस्टम कर लिया, बट अब सबके साथ रहना तो सभी को खुश रखना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, इबादत खाना बना लेता है 1575 में, जहां पे सारे आओ, इकट्ठे आओ, बातचीत करो। बट सबसे पहले इसमें मुस्लिम उलेमास को बुलाता है, मुस्लिम उलेमास को बुलाता है कि यार आप बात करो, जरा बताओ मेरे को धर्म क्या चीज है, क्योंकि मेरे से पढ़ा पढ़ा नहीं जाना, मेरे को बता दो बस, ठीक है ना, कि कैसे उसको फॉलो करना है, क्या है। बट वो जाके वहां पे देखते हैं, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। कोई कहता है शिया अच्छा है, कोई कहता है सुन्नी अच्छा है, कोई कहता है हमारा अच्छा है, कोई, तो बेसिकली मुसलमान आपस में लड़ पड़ते हैं। तो इससे वो परेशान हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि ऐसा करो, जो प्रीस्टली क्लास है ना, सारे रिलीजन्स की आ जाओ। अब जब सारे रिलीजन्स की आ गई, हिंदू आ गया, हिंदू ने कह दिया कि इस्लाम गलत है, इस्लाम ने कह दिया क्रिश्चियनिटी गलत है, क्रिश्चियनिटी ने कह दिया कि जैनिज्म गलत है। तो इसमें क्या हुआ, इस्लाम को जब गालियां मतलब कि लोग गलत बोलने लगे ना, तो जो रिलीजियस, जो ऑर्थोडॉक्स माइंडेड लोग थे, वो कहते कि अकबर तो पागल हो गया ये, कि ये इसके सामने कोई इसके रिलीजन को गालियां निकाल रहा है और ये सुनी जा रहा। तो इसलिए क्या करते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अब से जो मुगल एम्पायर का राजा है वो कौन है, मिर्जा हाकिम ऑफ काबुल है। और जो ये ऑर्थोडॉक्स उलेमास होता है, इसका लीडर कौन होता है, अब्दुल नबी। अब मिर्जा हाकिम को उन्होंने बोल दिया, मैसेज लगा दिया कि अकबर को हमने डिसऑन कर दिया, अब तू आजा राजा। वो उधर से चलना शुरू करता है, इधर से आ जाता है अब्दुल काबी, जो बेसिकली रिलीजियस लॉबी को हैंडल करता है। अब अकबर को पता लग जाता है कि ये तो दिक्कत होगी, तो अकबर क्या करता है, पहले जाता है काबुल, मिर्जा हाकिम को हराता है और मिर्जा हाकिम की बहन को ही वहां पे थ्रोन पे बिठा देता है, इसकी सिस्टर को बिठा देता है। उसके बाद अब्दुल नबी को बुलाता है ये कि आजा यार बात कर ले, जो भी हमारे डिफरेंसेस है वो खत्म करे। और ये 200 उलेमास को लेके जाता है अपने साथ में। और अकबर बड़े ही मतलब कि स्ट्रेटेजिकली क्या करता है, सबको एक बोट पे लेके जाता है और कहता है कि हम यमुना के बीच में बैठे बैठे साथ साथ में बोट राइड लेंगे, साथ साथ में बातें करेंगे। बिठाता है और वहां पे अंदर जाके क्या करता है, बोट को उल्टा देता है, सारे के सारे उलेमास प्लस अब्दुल नबी को मरवा देता है। यानी कि अब उसका कोई रहा नहीं, और जो अगर उसका अगेंस्ट के बोलने वाला है उसको अब्दुल नबी जैसा और मिर्जा हाकिम जैसा फेट दिखने लग जाता है कि अगर हमने अकबर के अगेंस्ट कुछ बोला तो हमें मरवा दे गए। सो उसके बाद क्या हुआ, जब वो सभी सेंट, जब भी प्रीस्टली क्लास और सेंट्स में बहुत फर्क है।
ठीक है ना। उलेमा और सूफी में जो प्रीस्ट है बेसिकली पंडित और भक्ति मूवमेंट वाले जो लीडर्स हैं उनमें बहुत फर्क है। अब वो क्या आता है, वो सबके संतों को बुलाता है, वो पूछता है कि ये प्रीस्टली क्लास से तो कुछ हुआ नहीं, आप बताओ मेरे को क्या है। वो उसको समझाते हैं कि सारे रिलीजन्स का जो मतलब है वो एक ही है। तो एंड देयर इज अ यूनिटी ऑफ ट्रुथ, कि जाना वहीं पर है सबने एक वजह, बस हर एक का रास्ता अलग है, हर एक का नाम अलग है, हर एक का तरीका अलग है, बस जाना एक ही जगह। अब उलेमास को कंट्रोल करना है, उलेमास को कंट्रोल करने का मतलब स्टेट और रिलीजन को अलग अलग करना है। तो वो क्या करता है, मजहर मजहर का मतलब होता है डिक्लेरेशन, दैट ही इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ रिलीजन एंड लॉज, कि अब से जो भी रिलीजन होगा उसकी इंटरप्रिटेशन फाइनल किसकी होगी, मेरी होगी। एंड फॉर द कॉमन प्लेटफॉर्म ही इनवाइटेड अगेन, वो कहता है कि यार अब एक नया बनाना, सारे सेंट्स को बुलाता है। अब आपने नेम्स ढूंढने हैं कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, पारसीज में और क्रिश्चियनिटी में ये किस किस को बुलाता है, उसमें हर एक का एक एक दो दो नाम है, वो ढूंढने हैं आपने। ठीक है, हर जगह जहां भी पढ़ोगे वहां पे प्रॉपर इसकी लिस्ट दी होगी। बट इसमें सिर्फ एक रिलीजन है जिसको नहीं बुलाता, वो बुद्धिज्म को, जिससे पता लगता है कि हमें पता लगता है कि इंडिया में बुद्धिज्म अकबर के टाइम पर इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है। वो कहते हैं कि अगर गोल एक है तो अप्रोच भी एक होनी चाहिए, और अगर अप्रोच एक है तो एक फिलॉसफी भी एक होनी चाहिए, और एक टाइप ऑफ, नॉट एग्जैक्टली रिलीजन बट एक टाइप ऑफ न्यू रिलीजन डिक्लेयर कर देता है, जिसको क्या पहले ये क्या बोलते हैं, तौहीद इलाही, जो अकबर की डेथ के बाद हम आज की डेट में क्या बोलते हैं, जिसको दीन इलाही। एंड इट इज सेड ओनली 19 पीपल ज्वाइंड एंड इट वाज नॉट अ रिलीजन, जस्ट अ फिलॉसफी, जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। अब जागीरदारी सिस्टम, अब ये अकबर वाला जो है ये थोड़ा सा लेंथी चीज है, क्योंकि अकबर द ग्रेट है, तो इसको पढ़ना भी उसी हिसाब से पड़ेगा कि क्यों है, कि अकेला अकेला माइन्यूटली इसकी एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। अब जागीरदारी क्यों, टू हैंडल फ्यूडलिज्म, छोटे छोटे जो राजा बने फिर रहे हैं उन सबको हैंडल करने के लिए। डिस्टर्ब्ड बाय तुगलक्स, फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था, इसको हेरिडिटरी बना दिया था, और जहां का जो राजा था उसको वहीं पे दे दिया था। बट इसने क्या करा, जागीरदारी सिस्टम, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड सेंडिंग द सरप्लस आफ्टर कटिंग द सैलरी, कि जितना इकट्ठा हुआ अपनी सैलरी काट और बाकी भेज स्टेट के पास में। दैट मीन्स सेंट्रलाइजेशन जो है वो बड़ी होगी। जागीरदारी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड वेलफेयर वर्क्स। अब इससे क्या होगा कि जो जागीरदार होगा उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस होगा, और जागीरदार में कॉन्फिडेंस होने का मतलब मुगल एम्पायर में होगा, यानी कि मुगल एम्पायर को लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये अब जो है इंडियन एम्पायर जो है वो इन्हीं का है। और ये जागीरदार कौन था, ट्रांसफरेबल जॉब थी, अगर किसी ने काम अच्छा करा तो उसको अच्छी पोस्टिंग दे दी, बुरा काम किया उसको बुरी पोस्टिंग दे दी। एंड नो रीजनल सेंटिमेंट्स, वही राजस्थान से उठा के बिहार में भेज रहा है, बिहार से उठा के वेस्ट बंगाल में भेज रहा है, या वेस्ट बंगाल से उठा के राजस्थान में भेज रहा है, तो क्या है लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता, तो रीजनल जो रिवोल्ट है उसका जो एंगल है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज मनसबदारी सिस्टम। इसका बहुत अभी हम जब सारा पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद इक्तेदारी, मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी सिस्टम, ये सभी को हम इकट्ठा पढ़ेंगे फिर कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, क्या कौन क्या लेके आया, इसमें क्या और अच्छी चीज हो सकती थी, तो इसके सबको पढ़ेंगे हम, एनालिसिस करेंगे इसका। और जो आज की ब्यूरोक्रेसी है इट इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम, जो इसका मॉडल है वो इसकी इज बेस्ड ऑन मनसबदारी सिस्टम। अब बंगाल को भी इसने अनेक्स करता है, लेकिन बंगाल में हमेशा पहले रिवोल्ट हो जाती थी, लेकिन इस टाइम पे नहीं हुई, कारण मिलिट्री एज वेल एज सिविल दोनों काम दिए उसने। बोले लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, टैक्स भी इकट्ठा करना है और वेलफेयर के वर्क भी करना है, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो एक मनसब में हो, नॉट इन द लोकल गैंग, कि जब कल को लोकल गैंग अगर बोलेगा कि जी छोड़ो छोड़ो छोड़ देंगे। मनसब वॉज नाउ प्लेस्ड एन आउटसाइडर, वही बात है जागीरदार वाली बात कि बाहर से आके पेश किया जाएगा। इसमें होता था जाट और सबर। अभी मनसबदारी वाला जो सिस्टम है इसमें होता है जाट और सबर।
जात जो होता था वो सैलरी डिसाइड करता था एंड इट वाज द पर्सनल स्टेटस। जात और सबर ये समझना है। अब एक है डीसी, एक है एसएसपी, एक है आपका सीएमओ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, जात और सबर। अब सैलरी तीनों की एक ही है क्योंकि तीनों क्या है, जिला संभाल रहे हैं पूरा, तो सैलरी सबकी एक है, यानी कि जात जो है वो 1000 ही है। 1000 का मतलब 1000 सोल्जर्स की बात कर रहे हैं अब हम कि इसके बाद 1000 जो है इसके हिसाब से इसकी सैलरी बढ़ेगी। बट सबर, अब डीसी को ज्यादा थ्रेट है कि सीएमओ को ज्यादा थ्रेट है किसी से कि लोग उसके अगेंस्ट होंगे या उसको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, किसको ज्यादा मतलब कि चैलेंजिंग जॉब ज्यादा किसकी है, डीसी की। तो डीसी का सबर जो होगा वो होगा 2000, यानी कि इसका पर्सनल जो इसका काम होगा वो होगा 2000 का। एसएसपी का काम जो है वो कुछ हद तक कम है, तो इसके पास कितना होगा 1500 का। और सीएमओ को तो मतलब कि सोल्जर्स की जरूरत होने क्यों चाहिए, उसका तो मेडिकल का काम है, तो इसका सबर क्या है 500। तो बेसिकली क्या है, सैलरी सेम है बट जो उनका पर्सनल स्टेटस है वो डिफरेंट है। और ये जात और सबर है कि मनसब जो है वो कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मनसबदार है तो वो कैसे डिफाइन होगा, जिसका जात और सबर ज्यादा होगा। जात तो देखो चाहे बंगाल का राजा चाहे वो एक छोटे से बिराड़ का मतलब कि मनसबदार है, ठीक है, सैलरी दोनों की सेम है, लेकिन बंगाल वाले को जो है वो ज्यादा दिक्कतें फॉलो करनी पड़ेंगी, इसलिए उसके पास 10,000 का सबर होगा। लेकिन जो बिराड़ जैसे छोटी जगह है, खानदेश वाली छोटी जगह है जहां पे प्रॉब्लम्स भी कम है, तो वहां पे उसका सबर होगा कम, यानी कि उसका पर्सनल स्टेटस जो होगा वो कम होगा। तो ये जात और सबर वाला कंसेप्ट है। उसके बाद जहांगीर आ जाता है। अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। वो कंसेप्ट शुरू करता है दुअस्पा एंड सियस्पा। अब दुअस्पा सियस्पा क्या चीज है, अब जहांगीर ने क्या है मनसबदारों को खुश करना, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि पैसा, अगर एक डीसी लुधियाना की जो सैलरी है वो लाख रुपए है और डीसी अमृतसर की 2 लाख तो ना कर सकता है, वो डीसी लुधियाना बोलेगा कि ऐसे क्यों। तो वो कहते हैं कि जो आपके जात है यानी कि सैलरी है, जात है, वो सेम रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा कि अगर उसको लगता है कि डीसी अमृतसर को ज्यादा जरूरत है कि भी उसके पास लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा है या उसको मेंटेन ज्यादा चीजें करनी पड़ रही है, तो उसका सबर बढ़ा देगा, 2 टाइम्स कर देगा या 3 टाइम्स कर देगा। इससे क्या हुआ, स्टेट ट्रेजरी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट डीसी अमृतसर की जो जरूरत थी वो पूरी होगी, प्लस अगर उसने दिखाना हो कि नहीं डीसी अमृतसर को हमने ज्यादा मतलब कि ऊपर शो करना है, डीसी लुधियाना मतलब कि पर्सनल स्टेटस के तौर पे भी अगर हमने ऊपर नीचे करना है तो हम उसका सबर चेंज कर देंगे। तो अब ये प्रमोशन डिमोशन नहीं होता था, ये जस्ट एक इंटरनल इशू होता था जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या पर्सनल स्टेटस के हिसाब से शुरू हो रहा है। उसके बाद आ जाता है शाहजहां। ये मनसबदारी सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं सारे, तो इसलिए हम इसको इकट्ठा ही पढ़ रहे हैं। जात हो गया, एक सबर हो गया, ये हो गया आपकी सैलरी, ये हो गया आपका पर्सनल स्टेटस। गनमैन की बात लगा लो आप, चलो। अब एक डीसी है, एक नहीं डीसी, एक है एमपी है, एक एमएलए है और एक सरपंच है। अब आप ये सोच लो कि सबकी जो सैलरी है वो इक्वल है, ठीक है ना, यानी कि जात जो है सबका 10,000। उस टाइम पे क्या है, मनसबदार का काम क्या है, सैलरी तो वो अपनी ले रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या है, उसको एक सेना बना के रखनी है। सेना कौन बताएगा कि कितने बंदे रखने हैं, वो सेंटर बताएगा ना। इस सेंटर बता रहा है कि तेरा जो जात है वो इक्वलेंट टू 1000 सैनिक है, यानी कि सैलरी जो है सबकी सेम है, काम तो मोर और लेस सारे सेम कर रहे हैं, ठीक है ना। बट अब एमपी जो है बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन में काम कर रहा है, एमएलए कंपैरेटिवली छोटे में और सरपंच कंपैरेटिवली छोटे में। तो एमपी को कितने गनमैन चाहिए, अब बताओ। अगर फॉर एग्जांपल एमपी को 100 गनमैन चाहिए तो एमएलए को कितने चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे कम चाहिए होंगे, हाँ, इसको 60 चाहिए। अब सरपंच को कितने चाहिए, उससे भी कम, इसको 20 से चला लेगा काम ये। तो सबर क्या है,
उसका पर्सनल स्टेटस, उसके गनमैन कितने, सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि काम कितना है उसका, जिसका जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा सब्र। अब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आता है, वो कहता है कि नहीं सरपंचों की पावर को बढ़ाना है मैंने, बट एट द सेम टाइम मेरे को स्टेट ट्रेजरी पे भी नहीं जोर डालना, तो वो क्या करेगा? डूअस्पा सीएसपा लगा देगा इस पे। डूअस्पा सीएसपा मतलब या तो 2 टाइम्स कर देगा या 3 टाइम्स, या तो 40 कर देगा या इसको 60 कर देगा। इससे क्या होगा? सैलरी सेम रहेगी। अब एमपी को लगेगा यार क्या बात है, फिर क्या हो गया, उसका काम बढ़ गया होना, तो उसको ज्यादा गनमैन दे दिए, मेरे को क्या लेना देना उससे, मेरे को जितने गनमैन चाहिए मेरे मिल रहे, अगर मुझे कल को चाहिए मैं भी अपना डूअस्पा सीएसपा लगवा दूंगा, 2x या 3x करवा दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि सभी की ईगो जो है वो सेटिस्फाई रहती है। अब सरपंच जो है वो ज्यादा शोर मचाने लग जाएगी, नहीं यार मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे इधर उधर घूमना पड़ता है, थ्रेट मेरे को ज्यादा, तो मेरे को गनमैन ज्यादा दो, तो ऐसे कर देगा। तो सबर क्या है? बेसिकली आपके काम के हिसाब से आपको कितनी फोर्स, कितना स्टाफ, कितने गनमैन, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, ये सबर चीज है। जहांगीर ने इसमें 2x 3x लगा दिया। अब बात आ जाती है शाहजहां की। अब शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया, लड़ाइयां लड़ रहा है वो, काबुल कंधार तक, बलख बुखारे वाली जगह तक जा रहा है, काबुल वो, लेकिन उसने खर्चा शुरू कर दिया, यानी कि स्टेट ट्रेजरी खत्म करनी शुरू कर दी। अब उसने क्या करा? वो कहता है कि यार मनसबदारों को कहता है कि अगर आप जो आपका खर्चा है ना, मैं आपकी सैलरी से निकालूंगा 1/3 अगर आप होम कैडर में हो, 1/4 अगर आप कोई और, जैसे बंगाल वाला बंदा उड़ीसा में काम कर रहा है या बंगाल वाला राजस्थान में काम कर रहा है, तो अदर स्टेट, अदर कैडर में हो, और 1/5 अगर आप डिफिकल्ट टेरेन में हो, कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हो या जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हो, तो आप पे 1/5। तो 1/5, 1/3, 1/4 और 1/5 क्या है कि इतना पैसा जो आप पे खर्चा होता है वो आपकी सैलरी से कटवाएंगे। अगर कोई मुझे बोले कि अगर मतलब कि राजन अगर लुधियाना में पोस्टेड है, तो वहां से उसकी 100 रुपीज की कमाई है, और मैं लुधियाना से ही रहने वाला हूं, तो मेरी सैलरी से 1/3 कटेगा। अगर मैं यही लुधियाना से जलंधर चले जाता हूं तो मेरी 1/4 जाएगी। अगर मैं यही बॉर्डर एरिया में चल जाता हूं तो मेरी 1/5 कटेगी सैलरी। तो इससे क्या होगा? मनसबदारों को होगा कि अपनी सैलरी से कम पैसे कटवाने के लिए मुझे सबसे डिफिकल्ट पोस्टिंग में जाना चाहिए। 1/5 सबसे कम है कि 1/3 सबसे कम है? 5th, हाँ, तो सबसे कम कटो। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलूंगा कि यार सैलरी मिल रही है, काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी से मेरा खर्चा क्यों, कि मेरी गाड़ी जो चल रही है, मेरे तेल का जो खर्चा को मेरी सैलरी से क्यों कटेगा? तो इससे क्या होगा? मैं मतलब कि जो ऑफिशियल्स है मैं इरिटेट हो जाऊंगा। तो मनसबदार जो होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, और जागीरदारों की वैसी, जागीरदार जो है उनकी वैसी है। तो यानी कि मनसबदार और जागीरदार क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। शाहजहां के टाइम से ही शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, अब जब उनकी जेब पे हमने अटैक कर दिया तो वो इरिटेट हो गए, और जब वो इरिटेट हो गए उन्होंने आज नहीं तो कल रिवोल्ट करना ही करना है। और जब एक प्रोविंशियल लेवल पे रिवोल्ट शुरू होएगी तो सबसे ज्यादा सफरर कौन होगा? सेंटर। तो यानी कि सेंटर वीक होगा, और दोबारा से हमें क्या दिखेगा? फ्यूडल लॉर्ड्स दिखेंगे। तो बेसिकली लेटर मुगल्स में हमें फ्यूडल लॉर्ड्स दिखते हैं। अब इन फ्यूडल लॉर्ड्स को दोबारा से इकट्ठा कौन करेगा? ब्रिटिशर्स आएंगे, यानी कि सेंट्रलाइजेशन दोबारा तब होगी। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है इसका, वो शेरशाह सूरी वाला ही है मोर और लेस, बस उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं। जो जरीब थी, जरीब बेसिकली लैंड मेजर करने के लिए एक रस्सी थी, और रस्सी को इसने किससे चेंज करा दिया? बैम्बू से। कारण रस्सी तो कोई मैनिपुलेट भी कर सकता है, कोई कम ज्यादा, कहीं दबा ली, कहीं छोड़ दी, तो उसमें काफी चेंजेस कर सकता है। इससे पहले क्या होता था? लैंड वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, गुड, मिडल, बैड, है ना। अब इसने क्या करा? कॉन्टिन्यूटी पे करा कि हर साल मतलब कि हम इसको मेजर करेंगे, और सबसे पहले उसने सारी लैंड्स को डिवाइड करा किसमें? पोलज, परोती, चाचा एंड बंजर, जो हर साल बीजी जाती है, जो 1 से 2 साल के गैप में बीजी जाती है, जो 2 से 3 साल के गैप में बीजी जाती है, और बंजर जो बिल्कुल नहीं बीजी जाती। इसके बाद इसने क्या करा? गुड, मिडल, बैड, गुड, मिडल, बैड, गुड, मिडल, बैड इसमें करा।
यानी कि टोटल 10 क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स करी इसने। 3 3 3 9 और 10th कौन सी है? बंजर, जिसपे कुछ नहीं हो सकता। तो कॉन्टिन्यूटी के बेस पे इसने टैक्सेशन करी कि गुड मिडल बैड, इसके बाद में इस पे करा। नहीं तो आगे क्या होता था कि अगर एक लैंड है, वो एक किसान है, वो हर साल उसमें फसल उगा रहा है, एक है वो हर 2 साल के बाद लगानी पड़ रही है, उसको लैंड है ही नहीं इतनी, सॉइल कैपेबल नहीं है, सो इस पे हो रहा है। रे सिस्टम, एमएसपी वाला सिस्टम, वो दस्तूर बेसिस पे हो रहा है। दस्तूर का मतलब है लोकल बेसिस पे, कि अगर कोई चीज मतलब कि पंजाब में बन रही है तो उसका पंजाब के हिसाब से एमएसपी डिसाइड होगा। और अगर कोई चीज ऐसी है जो इंपोर्ट हो रही है, कहां से, उड़ीसा से हो रही है या मध्य प्रदेश से हो रही है, तो उसका एमएसपी लोकल प्राइस, मतलब कि यहां पे पहुंचने के बाद उसकी क्या प्राइस हो रही है, तो उसके हिसाब से एमएसपी डिसाइड होगी। और पट्टा और कबूलियतनामा, तो वही चीज, पट्टा किसको दे दिया? किसान को, और कबूलियतनामा किसके पास आ गया? सरकार के पास, कि इतनी तेरी लैंड है, इतना तेरे को टैक्स देना ही देना। अब करोड़ी कौन है? जो ये सारा जो पैसा कितना आ रहा है, 2.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, और इस 2.5 करोड़ का जो सारा अकाउंट रखना है, वो किसने रखना? ऑफिसर्स ने। उनको क्या बोल रहे हैं? करोड़ी। और इन्होंने क्या करना है? हर 10 साल का डाटा इकट्ठा करना है, और 10 साल के उस डाटा के हिसाब से 11वें साल क्या होगी? रिफॉर्म्स होंगे। और इसको क्या कह रहे हैं हम? आईने दशाला। दशाला मतलब 10 ईयरली, 10 साल। तो दशाला सिस्टम जो अकबर का है वो ये है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हम टोडरमल बंदोबस्त, ये सारी हम मतलब कि डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ज्यादा किस पे हैं? पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। अब अकबर गया, कौन आ रहा है? जहांगीर आ रहा है। जहांगीर का असली नाम क्या है? सलीम, ठीक है, बॉर्न फ्रॉम जयपुर। अब ये चीज देखना कि अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां दोनों कौन होंगे? राजपूत प्रिंसेसेस से पैदा होंगे, बेसिकली हाफ ब्लड है ये। तो इसलिए क्या होगा? राजपूत के साथ इनका ठीक ठाक रहेगा, मतलब कि नो डाउट अकबर जैसा बढ़िया रिलेशन नहीं रहेगा, बट अच्छा रहेगा सिस्टम। और सलीम नाम क्यों रखा है? बिकॉज सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। अगर कभी जाते हो तो, लेकिन अब जो है इन इस तरीके से पढ़ना कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं कि आर्क्स आ रही हैं, डोम्स आ रही हैं, तो ये क्या चीजें हैं सारी? He took over the empire and just maintained the legacy of his father। जो अकबर उसको देके गया था, ये देखो बाबर वाला, अकबर ने इतना ऐड करा, हुमायूं ने कुछ ज्यादा ऐड नहीं करा एक्सेप्ट मेवाड़। बस मेवाड़ को जो है ये अपने कब्जे में ले आया था। बस जहांगीर की सिर्फ इतनी सी ही अचीवमेंट रही है। ये भी अलग एक मैप ही आ रहा था, तो ये देखो ये खानदेश आ गया आपका एरिया, ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये गोंडवाना, बेदार, बेराड़, ये वाले सारे जो है डेक्कन स्टेट, क्योंकि ऊपर वाला तो सारा कंसोलिडेट हो चुका है। अब कहां पे सबकी नजर होगी? अगले राजाओं की, साउथ की तरफ, ये डेक्कन स्टेट्स की तरफ। ये मैप अगर मतलब कि जैसे घर जाओगे ना, प्रॉपर्ली देखना जरूर, इसमें मनसब्स दिए हुए हैं, बेसिकली कहां कहां मनसबदार बिठाए हुए हैं उसने, अकबर ने। जहांगीर जो है मैनी रिलैक्सेशन राणा ऑफ मेवाड़ को ले तो लिया उसने, लेकिन उसे बहुत रिलैक्सेशन लेनी पड़ी। सबसे बड़ी रिलैक्सेशन क्या देनी पड़ी उसे? होम गार्डन, कि तू मेवाड़ में राजा रहेगा, तो वहां का गवर्नर ही रहेगा, बट मेरी सॉवरेनिटी के अंदर। ये नहीं कि वहां से राजपूत को उठाया और बिहार में लगा दिया, ये मेवाड़ का तो है, तो मेवाड़ को संभालेगा सारा। पर प्लस इसको बोला था कि कभी तेरे को ये जरूरत नहीं कि मेरी कोर्ट में आना पड़ेगा तेरे को पर्सनली, उससे भी एग्जाम्पशन दे दी, बस जस्ट फॉर द सेक कि मेवाड़ मेरे पास है सोवरेनिटी के बेसिस पे, तो इसलिए वो मेवाड़ को अपने साथ ले लेता है। अब क्या है, अफगानों ने दोबारा से रिबेल कर दिया, बट उसके साथ भी ये रिलेशन अच्छा बना लेता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके टाइम पर आ गई। अब बेसिकली अब देख रहे हो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो रहा है इस टाइम पे। अब यूरोपियंस आ रहे हैं, पोर्चुगीज पहले से बैठे हैं, और सॉरी पोर्चुगीज हैं, इंग्लिश आएंगे, तो अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी आ रहा है, यानी कि टुवर्ड्स हम मॉडर्न इंडिया जा रहे हैं अब। एंड सीक्ड परमिशन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन गुजरात।
अब आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। वाई? राजा है, बट राजा बाबर ने नहीं करा कुछ, हुमायूं भी इतना नहीं कर पाया, अकबर ने चलो फिर भी करा कुछ कुछ। अब एम्पायर बन गया। एम्पायर से क्या आया? पैसा, और पैसे से क्या होगा? ऐश करता है इंसान, शानो शौकत की बात करता है, ठीक है ना। अब वो ब्रांडेड कपड़े पहनने लग गया, तो क्यों? क्योंकि अब एम्पायर बड़ा हो गया, पूरा पैसा आने लगा। तो पैसा कहां पे खर्चेगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा करेगा, आर्ट एंड कल्चर पे करेगा। तो अब इसलिए जो है बहुत ज्यादा डेवलप करता है आर्ट एंड कल्चर। अब पोर्ट्रेट पेंटिंग्स का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या होता है? पेंटिंग्स जो है वो बेसिकली एक स्टोरी बताती है हमेशा, कि ये हुआ वो हुआ। बट जहांगीर के टाइम पे पोर्ट्रेट पेंटिंग की, अकेले एक राजे की फोटो, अकेले एक, मतलब कि जैसे आज की डेट में हम देखते हैं ना कि अकेले बस एक राजे की फोटो लगी हुई है, तो उसको क्या कह रहे हैं? पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग कब स्टार्ट होती है? जहांगीर के टाइम पे, कि सिर्फ एक राजे की फोटो दिखा देनी। डाइवर्जिंग फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न ऑफ स्टोरी डिपिक्शन। मुगल पेंटिंग्स रीच्ड जेनिथ अंडर अबुल हसन, मंसूर, भीषम दास, मनोहर एंड गोवर्धन। तो इससे आप ये देखोगे भाई उसके जो आर्ट एंड कल्चर के हैं या मनसबदार हैं, इवन औरंगजेब के भी, जिसको अगर हम बड़ा ही नेगेटिव देखते हैं, तो मैक्सिमम मनसबदार थे वो उसके हिंदू थे। तो ही वॉज नॉट ए एंटी हिंदू, उसकी मजबूरी थी कि ऐसी पॉलिसीज बनाए जो इन अ वे हिंदूज को अफेक्ट कर रही है। फोर्ट ऑफ इत्मादुल्ला, इट इज सेड कि जो ताजमहल बना है वो फोर्ट ऑफ इत्मादुल्ला के मॉडल को देख के बना, और ये किसने बनवाया था? नूरजहां। नूरजहां को रजिया सुल्तान के बाद नूरजहां इज द वन जिसको लोग कहते हैं कि शी यूज्ड टू रूल द मुगल एम्पायर। एंड फाइन गार्डन शालीमार बाग इन कश्मीर, बागों का बड़ा शौक है, तो जहांगीर ने कौन से बनाए? शालीमार बाग बनाया। अब क्या है, जो कॉइन्स पे कैलीग्राफी होने लगी, कलमे की जो वर्सेस होते हैं कुरान की लिखी हुई, तो उसको क्या है? कॉइन्स पे छपाने लग गया। वही देख रहे हो, पैसा बहुत ज्यादा आ गया, पैसा खर्चने की जगह ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा पैसा कहां पे खर्चूं, तो वो बस कराई जा रहा है आर्ट एंड कल्चर में काम। अब ये आ गया फोर्ट ऑफ इत्मादुल्ला, लगता है कुछ कुछ ताजमहल जैसा, कुछ कुछ प्रोटोटाइप अगर हम कह दें, मॉडल सब। और ये आ गया आपका शालीमार बाग कश्मीर।